गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग करने जा रहे हैं फुल लेंथ टेस्ट 3 एडिटोरिया का, जो कि 10 अगस्त को हुआ है और आप जुड़ चुके हैं IAS PCS डिकोडर के साथ। आप सभी का वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग इस पूरे फुल लेंथ टेस्ट 3 को डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस को इसके डिस्कस स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमने दो टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट 1 और 2 को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं चैनल पर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र राज शब्दोपजीवी संघ इज़ यूज्ड फॉर whom। क्या है? इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र फॉर whom द वर्ड राज शब्दोपजीवी संघ हैज़ बीन यूज्ड। ऑप्शन है वज्जी, लिच्छावी, अंगा या फिर गिरिवराजा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड जो यूज़ हुआ है ये हुआ है आपका वज्जी के लिए। वज्जी के लिए क्यों? क्योंकि देखो ये जो है ना, इस जितने सारे महाजनपदास थे, ठीक है, उसमें वज्जी ही था जो कि रिपब्लिक था। क्या है? और इसको बोलते हैं दुनिया का पहला रिपब्लिक। वज्जी क्या है? फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, फर्स्ट रिपब्लिक है ये, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं उसको, ये इसकी कैपिटल कहाँ थी? वैशाली। कैपिटल कहाँ थी? वैशाली, ये भी ध्यान रखना है आपको। और ये बाकी जो लिच्छावी, अंगा, ये भी क्या बोलते हैं महाजनपदास के पार्ट थे। और ये जो अंगा जनपदा है इसकी कैपिटल कहाँ थी? ये थी चंपा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ओनली रिपब्लिक था जिसके बारे में ये अर्थशास्त्र में कहा गया। क्या है? राज शब्दोपजीवी, ठीक है, संघ, ठीक है। ये आप अगर थोड़ा सा ध्यान रखते हैं वर्ड संघ से कि भाई वो जो रिपब्लिक था उसी में ये बात थी, तो वज्जी होगा आंसर इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स वेर यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। अशोका के इंस्क्रिप्शंस में कौन से स्क्रिप्ट्स यूज किए गए हैं? ऑप्शन है आपके देवनागरी, अरामिक, ब्रह्मी एंड खारसोती, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रह्मी, खारसोती एंड अरामिक, इसी तरह से। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि देवनागरी तो बहुत लेटर हुआ था, तो ये ऑप्शन गए। देवनागरी जहाँ पर है आप उसको हटा सकते हैं, ठीक है, ये भी ऑप्शन गए। अब ऑप्शन बी और सी में देखना है। बी में है ब्रह्मी, खरसोती एंड अरामिक, और इसमें खरसोती, ब्रह्मी, ग्रीक एंड शारदा। ये शारदा जो है ना, ये तो बिल्कुल नहीं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि ब्रह्मी, खरसोती और अरामिक, ठीक है, ये था। अब देखो ये जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट था, ये मोस्टली क्या है? ये मोस्टली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूज होते थे। ब्रह्मी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, ब्रह्मी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेनली कौन सा? सेंट्रल इंडिया वगैरह में, ठीक है, और ईस्टर्न पार्ट में। अब ये खरसोती जो था, ये खरसोती क्या है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मेनली क्या है? मेनली पाकिस्तान, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आरामिक जो है आपका, ये भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ही था, ये भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, बट कहाँ? अफ़गानिस्तान वगैरह में, ठीक है, लेकिन कहाँ पे? अफ़गानिस्तान में आरामिक, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इन विच पीरियड द फर्स्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाज स्टार्टेड। पहला एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ? मेसोलिथिक, नियोलिथिक, पेलियोलिथिक या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में? इंडस वैली सिविलाइजेशन तो बहुत बात की है, यहाँ पे ऑलरेडी इस समय क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, मतलब इससे पहले ही स्टार्ट हो चुका था। तो आंसर इसमें से कोई होगा मेसोलिथिक, नियोलिथिक या फिर पेलियोलिथिक में। तो आपको ध्यान रखना है कि ये नियोलिथिक में, ठीक है, एन से न्यू, एन से नियोलिथिक, ठीक है। न्यू क्या हुआ कि भाई लोग कल्टीवेशन करने लगे क्रॉप्स का। यहाँ पे क्या हो गया? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स हुआ, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन भी हुआ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, डोमेस्टिकेशन हुआ। पेलियोलिथिक भी क्या था ना, पेलियोलिथिक में यहाँ पे हंटर गैदरर्स रहते थे, ठीक है, हंटर एंड गैदरर्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। पेलियोलिथिक में क्या था? हंटर एंड गैदरर्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच हरप्पन साइट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन वाज डिस्कवर्ड। किसकी डिस्कवरी? राइस कल्टीवेशन का एविडेंस हमें कहाँ से मिला है? ऑप्शन है मोहनजोदारो, हड़प्पा, रंगपुर या फिर बनवाली। ये देखो ये जो मोहनजोदारो और हड़प्पा है ना, इन दोनों में से तो हमको मिला है बार्ले और वेट का, ठीक है, ये मिले हैं एविडेंस कहाँ से? बार्ले और वेट का, मोहनजोदारो और हड़प्पा से मिले हैं, ठीक है। और लेकिन रंगपुर से क्या मिले हमें? रंगपुर से राइस, याद रखना, रंगपुर राइस, RR, ठीक है, RR, रंगपुर से क्या मिले हमें? राइस के एविडेंस मिले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एट्रीब्यूटेड टू निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य से रिलेटेड मतलब कौन है?
ऑप्शन है आपके द्वैताद्वैत या फिर द्वैतवाद या फिर शुद्ध द्वैत वेदांत या फिर विशिष्ट विशिष्टाद्वैत। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि निम्बार्काचार्य किससे रिलेटेड थे। देखो निम्बार्काचार्य जो थे रिलेटेड थे ना, ये द्वैताद्वैत से थे। ठीक है, द्वैताद्वैत का मतलब क्या हुआ कि डुअलिस्टिक नॉन डुअलिज्म। ये क्या है, डुअलिस्टिक नॉन डुअलिज्म। डुअलिस्टिक नॉन डुअलिज्म का क्या मतलब होता है कि भाई सोल इज़ बोथ डिस्टिंक्ट एंड नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम गॉड। इनका मानना था जो सोल है ना, आत्मा, वो डिस्टिंक्ट भी है नॉन डिस्टिंक्ट भी है, इसलिए डुअलिस्टिक नॉन डुअलिज्म की बात बोली। ठीक है, सोल इज़ बोथ डिस्टिंक्ट एंड नॉन डिस्टिंक्ट फ्रॉम गॉड। ठीक है, इसको वो बोलते थे कि ये है भी नहीं भी, इसलिए ये हो गया डुअलिस्टिक नॉन डुअलिज्म। ठीक है, और फिर उसके बाद द्वैतावाद क्या है, ये ये जो है ना डुअलिस्टिक है, डुअलिज्म को बात करें। ये द्वैतावाद क्या है, डुअलिज्म के बारे में बात कर रहा है। डुअलिज्म का क्या मतलब हुआ कि भाई गॉड एंड सोल एंड मैटर आर डिफरेंट। इसका मानना था कि गॉड, सोल और मैटर जो है ना ये बिल्कुल डिफरेंट है, सब अलग अलग चीज़ें हैं। गॉड नॉट इक्वल टू सोल, नॉट इक्वल टू मैटर। ठीक है, इनका मानना था। ठीक, गॉड, सोल और मैटर ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए डुअलिज्म की बात की गई है। ठीक है, और इसके जो क्या बोलते हैं प्रचारक थे वो कौन थे, माधवाचार्य। ये द्वैतावाद का क्या है, माधवाचार्य। ठीक है, माधवाचार्य, ये भी ध्यान रखना है, बारे में बात करता है। ठीक है, इसके प्रचारक कौन थे, इसके प्रचारक थे माधवाचार्य। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद जो अगला है वो है हमारा शुद्ध द्वैता वेदांता। शुद्ध द्वैता वेदांता जो है ये क्या करता है, ये प्योर नॉन डुअलिज्म के बारे में बात करता है। क्या करता है, प्योर नॉन डुअलिज्म। ठीक है, और इसके प्रचारक कौन थे, वल्लभाचार्य। ठीक है, उसके बाद और ये विशिष्टता द्वैता जो है ये क्या है, ये बात करता है क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। और इसके प्रचारक कौन है, इसके है रामानुजाचार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द पाली टेक्स्ट हाउ मेनी डिस्टिंक्शंस ऑफ द विलेज हैव बीन टोल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा के टाइम में कितने टाइप के विलेज हुआ करते थे। ऑप्शन है 3, 4, 5 और 2। तो इसका आंसर क्या है, आंसर है 3। 3 टाइप के होते थे। कौन होते थे, एक टिपिकल विलेज होता था, ये टिपिकल विलेज होता था। इसमें मतलब कि कौन कौन रहते थे, इसमें रहते थे वेरियस कास्ट के लोग और कम्युनिटीज़ के लोग। ठीक है, वेरियस कास्ट और कम्युनिटीज़ के लोग रहते थे, वेरियस कास्ट एंड कम्युनिटीज़ के लोग रहते थे। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या, टिपिकल विलेज। उसके बाद क्या था, सब अर्बन विलेज। दूसरा क्या था, ये तो पहला था, दूसरा था सब अर्बन विलेज। सब अर्बन विलेज में कौन रहते थे, सब अर्बन विलेज में रहते थे आर्टिशंस। कौन रहते थे, आर्टिशंस। ठीक है, और तीसरा जो था वो कौन था, तीसरा था बॉर्डर विलेज। अब आपको नाम से ही पता है बॉर्डर विलेज में क्या होगा। बॉर्डर विलेज में कौन रहते थे, यहाँ पे रहते थे हंटर और गैदरर्स, हंटर एंड गैदरर्स। ठीक है, तो यानी कि टिपिकल विलेज में मतलब अलग अलग कास्ट और कम्युनिटीज़ के लोग रहते थे। सब अर्बन में रहते थे आर्टिशंस रहते थे, और बॉर्डर विलेज में कौन रहते थे, हंटर एंड गैदरर्स। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द चोला एम्पायर। ऑप्शन है राजेंद्र 1 या फिर गजराज या फिर विजयालया या फिर राजेंद्र 2। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, ये कौन है, विजयालया। ठीक है, चोला एम्पायर जो है उसका टाइम पीरियड क्या है, संगम पीरियड में। ध्यान रखना ये संगम पीरियड का है। ठीक है, चोला एम्पायर, ये ध्यान रखना ये संगम पीरियड से रिलेटेड है। ठीक है, और ये कब आया था, लगभग 850 CE में। कब स्टार्ट हुआ था ये चोला एम्पायर, 850 CE में। ठीक है, और ये किसको मतलब कि किसको हरा कराया था, ये जब पल्लवाज और पांड्याज वीक पर रहे थे ना, तब उनके बाद ये आया था चोला एम्पायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द सुल्तान इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ एंड हीज प्लेस इज द ओनली आफ्टर द प्रोफेट हु सेट दिस। बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश और ये तो काट दो, मोहम्मद बिन तुगलक, यही लोग दोनों शैतान था। अब ये दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना इसने बलबन ने कहा था। किसने कहा था, ये बलबन ने कहा था। ठीक है, बलबन क्यों, क्योंकि बलबन जब
बना सुल्तान तो फिर उसने ये बात कही कि भाई मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ गॉड का, प्रॉफिट के बाद, प्रॉफिट गॉड ने प्रॉफिट के भेजा, प्रॉफिट के बाद मैं हूँ उनका रिप्रेजेंटेटिव। और इन्होंने ही आपको अपने आप को टाइटल क्या दिया था, जिले इलाही, याद है ना, तो इससे भी आप मार सकते थे, जिले इलाही। इन्होंने ही अपने आप को कहा था शैडो ऑफ गॉड। क्या मतलब होता है, शैडो ऑफ गॉड, ठीक है, जिले इलाही, ध्यान रखना ये। अगला क्वेश्चन है विच बुक्स वेयर फर्स्ट ट्रांसलेटेड इन द ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट सेटअप बाय अकबर। ऑप्शंस आपके हैं सिंहासन बत्तीसी, अथर्वेदा बाइबल, या फिर महाभारत गीता रामायणा, महाभारत पंचतंत्र, या फिर कुरान, ये और ऋग्वेदा मनुस्मृति, या फिर महाभारत। ये ऑप्शंस हैं आपके। अब इसमें बताना है कि मतलब अकबर के टाइम में जो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट आया था उसमें से किसको ट्रांसलेट किया गया, तो आपको पता है इसका आंसर क्या है, महाभारत, पंचतंत्र और कुरान, ठीक है। महाभारत को जो, अच्छा ये जो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट है, पहले ये देखते हैं। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट ये फतेहपुर सिकरी में था, फतेहपुर, ये भी ध्यान रखना है, ये फतेहपुर सिकरी में लगाया गया था ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। इसका एम क्या था, टू प्रमोट रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है। अब ये महाभारत को जो क्या बोलते हैं उसको ट्रांसलेट किए थे, तो महाभारत का नाम क्या कर दिया था, रजनामा। क्या कर दिया था, मतलब ट्रांसलेशन वाले बुक का नाम क्या था, रजम नामा, ठीक है, जिसका क्या बोलते हैं इंग्लिश में मीनिंग क्या है, बुक ऑफ वॉर, क्या है, बुक ऑफ वॉर, ठीक है। पंचतंत्र का जो है ये महाभारत का था, ठीक है। और ये पंचतंत्र का जो है, पंचतंत्र का नाम क्या दिया था, अनवारे सुहेली। क्या था, अनवार-ए सुहेली, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कि भाई महाभारत का नाम क्या था, रजमनामा, जिसको वॉर, बुक ऑफ वॉर भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं पंचतंत्र को, क्या बोलते हैं, अनवारे सुहेली, ठीक है। कुरान का ऐसा सच कोई ट्रांसलेशन नहीं हुआ था, बल्कि कुरान के जो इंटरप्रिटेशंस हुए थे ना, उसको किया गया था। कुरान ऑलरेडी अरबिक में था, तो उसके इंटरप्रिटेशंस देखिए भाई किस आयत का मीनिंग क्या है, ये सब चीज़ें बताई गई थी। अगला क्वेश्चन है, निकोलो काउंटी केम टू विजयनगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, किसके टाइम पे निकोलो काउंटी विजयनगर आए थे। ऑप्शंस है देवराय 1, देवराय 2, कृष्णदेवराय, या फिर अच्युत राय। तो इसका निकोलो काउंटी जो हैं वो आए थे किसके समय में, वो आए थे देवराय वन। देवराय वन का टाइम पीरियड क्या है, 1406 से लेकर के 1422 तक है। और ये जो आपके निकोलो काउंटी जो आए थे विजयनगर अंपायर में, ये आए थे 1420 में। ये कब आए थे, 1420 में। तो अब बताओ, ये तो इन्हीं के बीच में हो ना, 1406 से 1422 तक की है, तो 1420 में वो आए थे, ठीक है। बाकी उसके अलावा इसको आपको काउंटी से याद रखना है। देखो देवराय 1 है ना, तो D1C, मतलब D से एक पीछे जाएंगे तो कौन आएगा, C आएगा ना, तो इसे याद रखना है, देवराय 1 से C मतलब C का, ये काउंटी का C, ठीक है। तो निकोलो काउंटी किसके समय आए थे, देवराय 1। देवराय 2 के समय कौन आए थे, देवराय 2 1422 से 1446 है इनका टाइम पीरियड। इसके समय कौन आए थे, इसके समय आए थे अब्दुल रज्जाक, ठीक है। इसके समय आए थे अब्दुल रज्जाक। तो आपको ये ध्यान रखना, ये D2A है, ये D2 देवराय 2A, यार मतलब D से 2 बार पीछे जाएंगे तो आपको कौन मिलेगा, A मिलेगा। A से कौन है, अब्दुल रज्जाक, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और कृष्णदेव राय के समय कौन कौन आए थे, कृष्णदेव राय के समय आए थे दुराते बारबोसा, ठीक है, दुराते बारबोसा आए थे। और दूसरा डोमिंगोज पेज, दूसरा कौन, डोमिंगो पेज, ठीक है। अब आपको ये याद कैसे रखना है, ये याद रखना है आपको कैसे, कि भाई कृष्णदेव राय है ना, तो कृष्णदेव है ना, KD कृष्णदेव, तो D दोनों ही D वाले कौन आए थे दुराते बारबोसा और डोमिंगो पेज, दोनों D ही हैं। तो KD याद रखिएगा, KD से मतलब दुराते बारबोसा और डोमिंगो पेज, ये दोनों किसके टाइम पे आए थे, कृष्णदेव राय के टाइम में, याद हो जाएगा। और अच्युत राय के समय कौन आए थे, अच्युत राय के समय आए थे फर्नाओ नूनेस। इसके समय कौन आए थे, फर्नाओ न्यूनेस, ठीक है। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, फाड़ देंगे, ठीक है, FAD, यानी F से फर्नाओ न्यूनेस, A से अच्युत देवराय, AD से अच्युत देवराय, तो याद हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि भाई कौन कौन कब आए थे। आपको मैंने ट्रिक भी बता दिया, D1C D2A KD कृष्णदेव राय के नाम में ही है KD, और दोनों D वाले नाम उसी समय आए थे। और फर्नियोस न्यूनेस के आए थे किसके समय, अच्युत राय के समय। और आपको इसको याद रखने का तरीका क्या, फाड़ देंगे, FAD का मतलब फर्नाओ न्यूनेस जो आए थे वो किसके समय आए थे, अच्युत देव राय। AD का मतलब वहाँ पे है अच्युत देव राय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगेंस्ट विच मुगल एम्पायर वाज द फतवा इशूड फ्रॉम जौनपुर से किस मुगल एम्पायर के खिलाफ फतवा आया था। तो इसका आंसर क्या है, आंसर है अकबर। क्यों, अकबर ने 1579 में
क्या मजहरनामा लाया था। मजहरनामा में 1579 में जो ये मजहरनामा क्या था, एक डिक्री था जिसमें इन्होंने कहा था कि भाई जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, रिलीजियस डिस्प्यूट्स, उसमें फाइनल से किसका होगा, हमारा होगा। ठीक है, इसका मतलब कोई काजी या फिर मुफ्ती के पास नहीं जाना है, जो मैं कहूँगा वही सही है। तो इसी से मतलब गुस्सा होकर जो मुफ्ती थे उस समय, मुफ्ती और मौलाना, उन्होंने इन पर फतवा जारी किया था। ठीक है, ली कमीशन वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज, एजुकेशन सिस्टम, या इंडो तिब्बतियन बॉर्डर कमीशन, या फिर खैबर पास। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है इन्होंने ये जो लाए थे, ये आया था इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है, उसमें चेंजेस के लिए क्या बोलते हैं उसको, ली कमीशन को लाया गया था। ठीक है, तो ली कमीशन जो है ये आपका कब आया था, ये 1923 में आया था। ली कमीशन कब आया था, ये 1923 में लाया गया था। ठीक है, और इनके रिकमेंडेशंस थे कि भाई जो भी सिविल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट हो वो क्या हो, 40% ब्रिटिश हो। ठीक है, 40% ब्रिटिश हो, 40% इंडियन हो। ठीक है, और 20% जो हो ना वो जो प्रमोट किया जाए, इंडियन जो प्रोविंशियल सर्विसेज है ना, उससे प्रमोट करके लाया जाए। तो 40-40-20 ये याद रखना। और इसी ली कमीशन के रिकमेंडेशन के से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन कब बनी, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो ध्यान रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत क्या बनी थी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनी थी। वो इसी ली कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद ही बनी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका वेरी सिंपल है, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ये आया था। क्यों आया था, क्योंकि भाई 1857 में जो बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसके बाद जो सारी पावर जो थे, क्या बोलते हैं उसको, वो चली गई थी किसके पास, वो चली गए थे ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक है, और उसी समय ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया था। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भवानी मंदिर वॉज कंपोज बाय होम। भवानी मंदिर जो है ये किसके द्वारा कंपोज किया था, अरविंदो घोष, गोपाल हरि देशमुख, विनायक दामोदर सावरकर, या श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो इसका आंसर है अरविंदो घोष। क्यों, कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तब इन्होंने पैम्पलेट जारी किया था। उसी पैम्पलेट का नाम था क्या, भवानी मंदिर। याद रखना, उसी पैम्पलेट का क्या नाम था, भवानी मंदिर, जो कि क्या बोलते हैं, बंगाल पार्टीशन के समय अरविंदो घोष ने मतलब कि जारी किया था। ठीक है, और गोपाल हरि देशमुख का क्या है, गोपाल हरि देशमुख जो है ना, इनकी बुक, इनका जो न्यूज़पेपर है, वीकली न्यूज़पेपर, उसका नाम याद रखिएगा, शतपत्र था। ये क्या था, शतपत्र। ठीक है, शतपत्र, ये ध्यान रखना है आपको। विनायक दामोदर सावरकर के बारे में तो आपको पता ही है कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा भी विनायक दामोदर सावरकर ने मेरा जीवन कारावास, काला पानी, ये सब भी लिखे हैं ये। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द डिज़ाइन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। हमारे जो नेशनल फ्लैग का डिज़ाइन किसने करा था, तो आपको पता है ये पिंगली वेंकैया ने किया था। ठीक है, इन्होंने 1921 में गांधी जी को ये डिज़ाइन दिया था, और ये डिज़ाइन हमारा 1947 में अडॉप्ट किया गया, हमारे 1947 में अडॉप्ट किया गया, हमारे किसके लिए, हमारे नेशनल फ्लैग के लिए। ठीक है, नेशनल फ्लैग के लिए, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु वेर दी मंजरी सेना एंड वानर सेना फॉर्म्ड व्हेन ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। में कब ये मंजरी सेना और वानर सेना कब बनी थी। ऑप्शन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या क्विट इंडिया मूवमेंट, या स्वदेशी मूवमेंट। तो इसका आंसर क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था भाई, ये हुआ था, गांधी जी चले थे ना साबरमती आश्रम से, क्या बोलते हैं उसको, कोस्टल इसमें, तो वो कब चले थे, 12 मार्च को चले थे, मार्च 1930 को। ठीक है, और पहुँचे कब थे भाई, पहुँचे थे वो 6 अप्रैल 1930 को। तो टोटल कितने दिन लगे थे, ये ध्यान रखना, टोटल 24 डेज। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए थे, 240 माइल्स, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इसी समय जो ये मंजरी सेना क्या है, ये है गर्ल्स ब्रिगेड, मतलब लड़कियों का जो ये था ना, गर्ल्स झुंड ब्रिगेड। ठीक है, और वानर सेना क्या था, बॉयज़ का ब्रिगेड। इन लोगों का काम क्या था, बॉयज़ ब्रिगेड। तो इन लोगों का काम क्या था भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैम्पलेट, हाँ, पैम्पलेट को डिस्ट्रीब्यूट करना, कैरिंग मैसेजेस, कोई मैसेज किसी को ले आके देना है तो ये बच्चों के द्वारा ही दिया जाता था। ठीक है, पार्टिसिपेशन प्रोसेसन्स वगैरह होते थे, उसमें पार्टिसिपेशन करना, ये सारा काम किसका था, ये था मतलब इन मंजरी सेना और
बानर सेना का काम था, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो सिविल सीडीएम जो है वो कब विड्रॉ कर लिया गया, एक तो बीच में थोड़ी देर सस्पेंशन हुआ था 1931 में गांधी इरविन पैक्ट, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था उस समय सीडीएम सस्पेंड हुआ था, लेकिन फाइनली विड्रॉ किया गया था 1934 में। फाइनल विड्रॉ कब हुआ था, 1934 में, ये भी ध्यान रखना। आपको अगला क्वेश्चन है, हु परसुएडेड गांधी दैट द साल्ट सत्याग्रह शुड नॉट बी कन्फाइंड टू मैन। ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट या कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो इसका आंसर क्या है, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है। ये सोशल रिफॉर्मर थी, ठीक है, और फेमिनिज्म थी। फिर उसके बाद इन्हीं का मानना था, फेमिनिस्ट थी और फ्रीडम फाइटर भी थी, ठीक है। इन्हीं का मानना था कि पहले तो गांधी जी चाह रहे थे कि भाई ये सिर्फ मेल लोग करेंगे, लेकिन फिर इनके परसुएशन से, इन कमला देवी चट्टोपाध्याय के परसुएशन से ये क्या गया कि भाई इसमें मैन और वुमन दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। और कमला देवी चट्टोपाध्याय का ये मानना था कि आप इसको मतलब मैन सेंट्रिक मत बनाइए, आप इसको वुमन भी इक्वली कैपेबल है, तो इसलिए फिर वुमेंस भी इस साल्ट सत्याग्रह में आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु फर्स्ट यूज द वर्ड पाकिस्तान। पाकिस्तान का वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, सर सैयद अहमद खान या मोहम्मद इकबाल। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी नहीं किया था, मतलब क्या बोलते हैं, सबसे पहले नहीं किया था, ठीक है। तो इसको कौन किया था, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ना 1933 में इन्होंने एक पैम्पलेट जारी किया। कौन सा पैम्पलेट था, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर, अभी कर लो या फिर कभी नहीं, ठीक है। तो इसी में उसने पाकिस्तान वर्ड का यूज़ किया था सबसे पहली बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टार्टेड उर्दू वीकली अल हिलाल, ठीक है, और व्हेन डिड ही इस्टेब्लिश्ड अल बाग, ठीक है, अल हिलाल 1912 में। तो अल बाग को उन्होंने कब स्टार्ट किया था, ऑप्शन है 1913, 1914 या फिर 1915, ठीक है। देखो ये अल हिलाल जो है ना 1912 में तो इन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन अल हिलाल को बैन कर दिया गया 1914 में, ठीक है। फिर उसके 6 महीने बाद इन्होंने इस्टेब्लिश करा क्या, अल बाग। 6 महीने बाद क्या किया, अल बाग इन्होंने स्टार्ट करा, तो 1915 में, ठीक है। तो अल बाग कब किया था, अल बाग था 1915 में, अल बाग क्या था 1915 में। फिर ये अल बाग जो बैन हुआ था ना, ये बैन हुआ था 1916 में, अगले साल फिर से, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना। तो ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1915, क्योंकि 1916 में फिर बैन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, द काउज ऑफ इंडियन रिवोल्ट वाज अ बुक बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो द काउज ऑफ इंडियन रिवोल्ट बुक जो है वो किसने लिखा, मोहम्मद अली जिन्ना, अशफाकुल्ला खान या फिर शौकत अली, सर सैयद अहमद खान। तो ये बुक लिखे थे सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ रणजीत सिंह वाज लाहौर, विच सिटी वाज हिज रिलीजियस कैपिटल। रिलीजियस कैपिटल कौन था, पॉलिटिकल कैपिटल क्या था, पॉलिटिकल कैपिटल रणजीत सिंह का लाहौर था। तो बोल रहा है कि रिलीजियस कैपिटल कौन था, ये अमृतसर था। क्यों अमृतसर था, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की वजह से, गोल्डन टेम्पल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, द सोशलिस्ट आइडिया ऑफ सप्त क्रांति 7 रिवॉल्यूशंस वाज प्रपोज्ड बाय जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया या फिर एमजी रनाडे। तो ये क्या था, बिहार से राम मनोहर लोहिया जी का। इसमें जो 7 जो रिवॉल्यूशंस थे किस चीज़ में, इनका मानना था जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है पहला, दूसरा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है, तीसरा रेशियल इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है, चौथा आपका फॉरेन डोमिनेशन को ख़त्म करना है, पांचवा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है, छठा इंटरफेरेंस इन प्राइवेट लाइफ जो है उसको ख़त्म करना है, और सातवां प्रोलीफरेशन ऑफ आर्म्स, ठीक है। तो आर्म्स मतलब आर्म्स को ख़त्म, जो लोगों के पास आर्म्स वगैरह थे उसको भी ख़त्म करना है। तो ये सारी थे सप्त क्रांति में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया बाय ब्रिंगिंग पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर टुगेदर, हुज स्टेटमेंट इज दिस। तो ये किसने कहा था कि भाई इंडियन रेलवे जो है मतलब डाइवर्स कल्चर में जितने लोग हैं उसको साथ लाने में मदद करिए। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो ये कहते हैं महात्मा गांधी। ये क्यों, ये ध्यान रखना है, महात्मा गांधी जी जब 1915 में आए थे, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। तो ये पहले 1 साल जो है ना, 1 साल इन्होंने ट्रैवल करा था, कहाँ, पूरे इंडिया में। तो फिर तब इन्होंने कहा क्या कि भाई ये जो है इंडियन रेलवेज़, इसकी बहुत क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लोगों को एक साथ लाने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर एंड हु अरेस्टेड मुगल एम्परर बहादुर शाह टू आफ्टर द फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट के फेलियर के बाद बहादुर शाह टू को किसने अरेस्ट करा था। बहादुर शाह टू को बहादुर शाह जफ़र भी कहते हैं, ठीक है, बहादुर शाह जफ़र भी कहते हैं, ठीक है, इन्हीं का नाम है, ठीक है। तो बोला गया कि इसको किसने और कहाँ पर क्या बोलते हैं उसको अरेस्ट करा। तो ऑप्शन है रंगून, इन रंगून कर्नल नीर या फिर इन ग्वालियर लेफ्टिनेंट हडसन, इन बरेली जेम्स ऑटरम या फिर नियर हुमायूंस ग्रेव लेफ्टिनेंट हंटर। जब ये फेल हो चुका था ना, तो ये हुमायूं जो टॉम्ब है वहाँ पे चले गए थे और वहीं पर इनको अरेस्ट किया गया था बाय
लेफ्टिनेंट हडसन, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर इनको कहाँ भेज दिया था, इनको भेज दिया था अरेस्ट करके, कहाँ भेज दिया था, रंगून भेज दिया था, जहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी 1862 में, ठीक है। इनको रंगून भेज दिया था, रंगून भेज दिया गया था, और 1862 में वहाँ फिर फाइनली बहादुर शाह जफर की मौत हो गई। अगला क्वेश्चन है, अबाउट विच मूवमेंट डिड सुभाष चंद्र बोस से दैट व्हेन द इंथुजियाज्म ऑफ इंडियंस वाज एट इट्स पीक द अनाउंसमेंट ऑफ द रिटर्न ऑफ द मूवमेंट वाज नॉट लेस देन अ नेशनल कैलामिटी। किस मूवमेंट में को वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भाई ये एक नेशनल कैलेमिटी है। ऑप्शन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या फिर होम रूल मूवमेंट, और या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये कहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, एनसीएम में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1920 में। इसको वापस कब लिया गया था, 1922 में। कब लिया गया था, चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद, चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद, ठीक है। तो चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ क्या था, 4 फरवरी 1922 में, ठीक है। तब फिर क्या नाम है, गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। तभी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि भाई ये एक नेशनल कैलामिटी है, जब लोग इतने इंथुजियास्टिक है तो ये वापस नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, whose statement is that स्वराज should be for the general public and not only for the special classes। ऑप्शन है सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, या फिर महात्मा गांधी। तो इसको कहा था सी आर दास ने। कौन कहा था, सी आर दास ने कहा था कि भाई स्वराज जो होना चाहिए वो सबके लिए होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर स्पेशल पीपल, ठीक है। और इन्होंने ही सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, इन सब ने मिलाकर, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, नेहरू, इनने मिलकर कौन सी पार्टी की स्थापना करी थी, स्वराज पार्टी, ठीक है। कब, ये 1922 में की थी ना। तो ये ध्यान रखना है, इन्होंने ही कहा था कि भाई स्वराज किसके लिए होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर, क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल क्लासेस, ठीक है। और दूसरी बात, जो सी आर दास को देश बंधु भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है, सी आर दास को देश बंधु भी कहते हैं, देश बंधु, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, ऑन दी pathetic condition of farmers after the implementation of permanent settlement, who said that the whole of the Bengal has turned into a forest in which only forest dwellers live? लॉर्ड कॉर्नवालिस, राजा राम मोहन रॉय, दादा भाई नौरोजी, या फिर हेक्टर मुंडो। तो ये तो अंग्रेज का तो पहले हटा दो, ये लोग तो कभी सिंपैथेटिक थे ही नहीं। अब आपको ये बताना है, राजा राम मोहन राय या फिर दादा भाई नौरोजी। ये कहे थे राजा राम मोहन राय, वो बंगाल के ही थे। उन्होंने ही कहा था कि ये परमानेंट सेटलमेंट की वजह से जो लोगों के अंदर डिस्ट्रेस आया है, ठीक है, और जो कल्टीवेशन में जो इतनी बर्बादी हुई है या फिर इतना ख़राब हुआ है, ठीक है, और डिक्लाइन इन कल्टीवेशन, रूरल डिस्ट्रेस वगैरह जो हुआ है, इसकी वजह से इन्होंने कहा था कि भाई परमानेंट सेटलमेंट एक तरह ये जो है पूरे बंगाल को एक तरह का फॉरेस्ट में बदल दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड सत्यशोधक समाज इन 1873 में सत्यशोधक समाज किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, या फिर शिवनाथ शास्त्री, या राजेंद्र प्रसाद। ये किए थे ज्योतिबा फूले ने, ठीक है ना। ज्योतिबा फूले 1873 में किए थे। क्यों? सोशल इक्वालिटी के लिए, ठीक है, प्रमोशन ऑफ सोशल इक्वालिटी और चैलेंज टू कास्ट सिस्टम को चैलेंज किए थे, मतलब को चैलेंज करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है, और बाकी वेलफेयर मेजर्स वगैरह लेने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर टू सिट ऑन द पीकॉक थ्रोन? पीकॉक थ्रोन में सबसे लास्ट मुगल एम्पायर जो बैठा था वो कौन था? वो था मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। इसका नाम क्या था? रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1739 में जो है वो अटैक करा कौन? नादिर शाह का अटैक हुआ था, ठीक है, नादिर शाह। और इन्होंने पूरी लूटपाट मचाई थी, ठीक है, पूरी लूटपाट मचाई थी, पूरी दिल्ली को इन्होंने मतलब कि क्या लूटा था। और उसी क्रम में इन्होंने पीकॉक थ्रोन जो था ना वो उठाकर ले गए, ठीक है, पीकॉक थ्रोन उठाकर ले गया। और उस समय जो मुग़ल एम्पायर यहाँ पर थे वो कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो बहुत दारूबाज था, ठीक है, दारू वगैरह पीते रहता था। तो जब नादिर शाह आया, ऐसा कहा जाता है कि जब नादिर शाह ने अटैक करा तो ये अपने जिस रूम में था, तो अब वो इतना नवाब था ये कि बोला कि जब तक मेरा, वो तो सब भाग गया ना, तो अब ये कह रहा है कि जब तक मेरा चप्पल पहनाने वाला नहीं आएगा हम नहीं उतरेंगे। तो ये हाल थी इसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द तरुण स्त्री सभा इस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज? तो ऑप्शन है बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, या फिर दिल्ली। तो ये तरुण स्त्री सभा जो है ना, ये लाया गया था कहाँ पे? कलकत्ता में, ठीक है। तो अभी क्योंकि सेंटर कहाँ था, अंग्रेजों का सेंटर, इनिशियल सेंटर कहाँ था? कलकत्ता में। तो ऐसे भी मार सकते हो कि भाई कलकत्ता में ये आया था। ये तरुण स्त्री जो सभा है उसको क्या बोलते हैं? यंग वुमेंस एसोसिएशन। इसका अगर इंग्लिश में कीजिएगा तो यंग वुमेंस एसोसिएशन, ठीक है। ये बना था कलकत्ता में, कब? 1819 में। कब? 1819 में, ठीक है। क्यों? 1813 में
जो आया था एक्ट, उसके तहत क्या हो गया था, उसके तहत था कि भाई क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया आ सकती है ना। तो फिर 1819 में वो लोग क्या बोलते हैं, यंग वुमेंस एसोसिएशन बनाए, जिसको तरुण स्त्री सभा बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन में, व्हाट विल हैपन इफ द शिप इंटर्स अ सी फ्रॉम द रिवर से अगर कोई शिप सी में आएगा तो क्या होगा, आपको बताना है। इट विल राइज अप, या फिर रिमेन एट द सेम हाइट, या फिर ऑलवेज इट विल ऑलवेज सिंक, इट विल गो डाउन इन कंपैरिजन टू अर्लियर सिचुएशन। देखो जो सी है ना, सी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, इंटर कर रहा है, इंटर्स द सी फ्रॉम रिवर, और रिवर वाटर की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। अब बताओ डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब जैसे ही रिवर से सी में इंटर करेगा तो सी की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर क्या होगा, घट जाएगा। और वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डेप्थ ऑफ, मतलब कितना डेप्थ, क्या बोलते हैं उसको, जो शिप है उसका वो कितना डूबा हुआ है। ठीक है, तो एरिया इंटू डेप्थ होगा। अब बताओ वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम रहेगा। ठीक है, तो डेप्थ भी क्या होगा, डेप्थ भी डिक्रीज करेगा। डेप्थ डिक्रीज करने का मतलब जो उसका जो क्या बोलते हैं, जो शिप है वो कम डूबा हुआ रहेगा। कम डूबा हुआ रहेगा मतलब क्या हुआ, वो राइज अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइज अप। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक मोटर विल बर्न out if you use at low voltage because the electric current will start flowing excessively, या फिर heat will flow proportional to V square, या फिर will discharge low voltage electricity, या all of the above। देखो भाई, सबसे पहली बात, हीट विल फ्लो प्रोपोर्शनल टू क्या, अगर मान लो ज़्यादा करंट डालेंगे, अगर हम वोल्टेज ज़्यादा लेंगे तो क्या वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं होता, उस समय भी वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ही होता है। कम भी रहेगा तो भी वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा कोई ये नहीं कि कम होगा तो वी स्क्वायर और ज़्यादा होगा तो कुछ और। तो ये तो हटाओ। विल डिस्चार्ज लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी तो डिस्चार्ज होगा, लेकिन उससे जलने की क्या बात है, जलने का कोई रीज़न इसमें नहीं आता है। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग एक्सेसिवली। क्यों एक्सेसिवली, क्योंकि जब लो वोल्टेज कर दोगे ना आप, लो वोल्टेज होगा तो क्या होगा, उसको जो अप्लायंसेस है वो ड्रॉ करेगा मोर करंट। क्यों मोर करंट, क्योंकि इसलिए ड्रॉ करेगा मोर करंट क्योंकि मेंटेन करना है उसको पावर आउटपुट, टू मेंटेन पावर आउटपुट को मेंटेन करने के लिए उसको ज़्यादा करंट अब ड्रॉ करना पड़ेगा। जब ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो लो वोल्टेज के समय तो क्या हो जाएगा, वो बर्न हो, मतलब इसलिए उसमें आग लग जाती है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा देर तक कोई भी अप्लायंसेस को लो वोल्टेज में नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एन एस्ट्रोनॉट कैन जंप हायर ऑन द मून देन ऑन द सरफेस बिकॉज। भाई मतलब एक एस्ट्रोनॉट जो है अर्थ सरफेस में उतना कूद नहीं सकता है जितना वो मून पे कूद सकता है। क्यों, देखो ऑप्शंस है, ऑफ वेटलेसनेस ऑन द मून, या फिर देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, या फिर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द लूनर सरफेस इज स्मॉलर देन ऑन द अर्थ प्लेन, या फिर मून इज स्मॉलर देन अर्थ। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, ये वाली तो बात ही गलत है। ठीक है, ऑफ वेटलेसनेस ऑन द मून, देखो वेटलेसनेस होता है लेकिन मास तो उतना ही है बॉडी में, तो इसलिए आंसर क्या होगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द लूनर सरफेस इज स्मॉल। ये कितना होता है, लगभग 1/6 होता है, इसलिए वहाँ पे जब वो कूदता है तो ज़्यादा ऊंचा तक कूद सकता है। क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम है। और जब भी इस तरह का आंसर आए तो आप कोशिश करना जो ज़्यादा साइंटिफिक आंसर होगा ना, साइंटिफिक आंसर। यहाँ पे देखो इन सब में सबसे साइंटिफिक आंसर कौन सा, यही है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द लूनर सरफेस इज स्मॉलर देन ऑन द अर्थ प्लेन। तो सबसे साइंटिफिक आंसर को लगाना है जब नहीं आए तो कुछ। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1/6 होता है वैसे भी, तो इसलिए। अगला क्वेश्चन है, सर सीवी रमन गॉट द नोबेल प्राइज for his work for which of the following, discovery of x-ray, the study of the scattering of light, या फिर cosmic rays, या speed of light। ये था क्या, the study of scattering of light। इसी को क्या बोलते हैं, रमन इफेक्ट भी बोलते हैं। ये कब, रमन इफेक्ट, इसी को क्या बोलते हैं, रमन इफेक्ट। ये ध्यान रखना है, रमन इफेक्ट। ठीक है, और इन्होंने इसको दिया था कब, 1928 में, और इनको जो नोबेल मिला था, ये नोबेल मिला था 1930 में। ठीक है, 1930 में इनको मिला था। ठीक है, इसका क्या मतलब, इसमें क्या होता है कि जब लाइट को डिफरेंट मटेरियल से पास कराया जाता है ना, तो कुछ तो निकल जाते हैं। ठीक है, और कुछ जो हैं, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जाते हैं, तो उस मॉलिक्यूल वो जो वेवलेंथ कंप्लीटली पास नहीं करते हैं, वो कुछ एनर्जी किसको देते हैं, अंदर में जो जिस मटेरियल से वो पास कर रहे हैं उसको दे देते हैं, और जिसके कारण उसके कलर में चेंजेस आता है। और इससे क्या पता चलता है, इससे जो क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है कि मटेरियल जो है, मटेरियल का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, जिसको मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट भी कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट भी कहते हैं। तो इससे जो है ना, इससे फाइनली क्या है, मॉलिक्यूलर जैसे हमारा फिंगरप्रिंट होता है ना, फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज इक्वल एंड इन्वर्टेड, स्मॉलर, इरेक्ट,
एंड इरेक्ट, या फिर इक्वल एंड इरेक्ट, या फिर स्मॉलर एंड इन्वर्टेड। पहली बात तो इरेक्ट तो होता नहीं है, ठीक है, इरेक्ट वाला तो हटा दो, ठीक है। इन्वर्टेड होता है। अब इक्वल, अब जितना बड़ा आदमी है उतना बड़ा आँख में इमेज थोड़ा बनता है, इमेज उससे छोटा बनता है, ठीक है। तो क्या होगा, इक्वल, स्मॉलर एंड इन्वर्टेड, ठीक है, ये आंसर होगा। इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जितना मान लो जितनी बड़ी बिल्डिंग है उतना बड़ा इमेज हमारे आँख में बनेगा, उतना है पर्दा। रेटिना उतना है ही नहीं, तो रेटिना एक छोटा सा है, तो पूरे इतने बड़े मान लो 20 मंजिला इमारत है, उसकी इमेज को बनाना है तो वो छोटा करके ही बनाएगा ना। तो इक्वल वाले को तो डायरेक्ट रहना, और वो इन्वर्टेड होता है, उसको फिर हमारा जो दिमाग है वो प्रोसेस करके हमें सीधा इमेज हमारे दिमाग को भेजता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इन वेट इक्वल्स टू, मतलब जब वो भीगा हुआ रहेगा तो उस समय जो ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस है वो कितना होता है। देखो ड्राई के केस में क्या होता है, ड्राई के केस में 10⁻5 से लेकर के 10⁻6 होता है, ठीक है। तो अब ये ड्राई का केस में है, तो ये तो गया और ये भी गया, आंसर क्या होगा, चाहे तो 10⁻3 या फिर 10⁻2 ओम होगा। तो वेट के केस में आपको ध्यान रखना है कि 1000 टाइम्स घट जाता है, मान लो 10⁻6 है ना, 1000 टाइम्स घटा दो तो क्या, कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 10⁻3 ओम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻3 ओम। अगला क्वेश्चन है द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, या फिर द डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, या फिर डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देखो सबसे पहली बात है कि द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू फोर्स, तो ये वर्क डन जीरो हो जाता है, ठीक है। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट भी होगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो होता है, क्योंकि फोर्स, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो नहीं, जैसे मान के चलो कोई जो कूली है ना, कूली अपने माथे पे बोझ रख लिया और वो चल रहा है, तो फोर्स उसका क्या लग रहा है, मतलब ग्रेविटी की तरफ, और वो चल किधर रहा है, सामने की तरफ, तो एंगल क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा भाई 90 डिग्री। तो ये माना जाता है फिजिक्स में कि भाई वो कूली ने कोई काम नहीं करा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके माथे पर यहाँ पे क्या बोझ है और उसका जो फोर्स का डायरेक्शन क्या वो ये है, और वो चल किस साइड रहा है, इस साइड रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो उस केस में क्या हो जाए, जीरो। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो फिर वर्क डन जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर आप चल मतलब फोर्स इधर लगा रहा हो और डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है तो ये निगेटिव वर्क होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव वर्क। और डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये इसको कहते हैं पॉजिटिव वर्क, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, याद रखना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब क्या, कैपिटल जी, ठीक है। इसका जो है वो यूनिट क्या है, देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है G m1m2/r², ये भी फॉर्मूला आता है ना। ये जी क्या है, ग्रेविटेशन का। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या था, न्यूटन। आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ का यूनिट क्या होगा, मीटर, मीटर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी को यहीं रहने दो, m1 और m2 क्या होगा, केजी में होगा, तो क्या हो जाएगा, ये केजी स्क्वायर, तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जी हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो जी का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम मेनली डिपेंड्स ऑन, स्पीड ऑफ साउंड जो है किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी, इलास्टिसिटी, फ्रीक्वेंसी, या फिर बोथ। देखो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है ना, v इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ ई बाय रो। रो क्या होता है, रो है क्या बोलते हैं उसको, मीडियम की डेंसिटी, ये क्या है, रो की मीडियम की, रो इज मतलब डेंसिटी ऑफ मीडियम, ई क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है, किस मीडियम में ट्रैवल कर रही है साउंड, ठीक है। तो ई इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, रो डेंसिटी ऑफ मीडियम, तो डेंसिटी और इलास्टिसिटी दोनों पे करेगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी, बोथ ए एंड डी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रो क्या है, रो है डेंसिटी ऑफ मीडियम, ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। अगला क्वेश्चन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स along ए सर्कुलर पाथ द फोर्स एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड, जो सेंटर की तरफ जो ये कोई ऑब्जेक्ट है ये घूम रही है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, तो बोल ये इधर क्या लगता है, ये सेंट्रीफ्यूगल लगता है, फ्यूगल फोर्स, ठीक है। और सेंटर की तरफ जो लगता है वो क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल तो डाउन वर्टिकली लगता है, डाउनवर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन MnO2। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि भाई आप MnO2 है ना, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2, तो -2 × 2, ठीक है, इसका मान लो x, और चूंकि ये न्यूट्रल है MnO2 तो टोटल इसको क्या होता है, x + -2 × 2 इज इक्वल टू, टोटल न्यूट्रल है तो 0, ठीक है। तो x - 4 = 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, और x क्या है, हम माने हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीज, मैग्नीज का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूबीज एंड सफायर्स आर केमिकली नॉन एज, रूबीज और सफायर्स को केमिकली क्या बोलते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, अल्मोनियम डाइऑक्साइड, या फिर लेड टेट्राऑक्साइड, या फिर बोरोन नाइट्रोन, ठीक है। तो इसका आंसर है अल्मोनियम डाइऑक्साइड को बोलते हैं रूबीज या सफायर्स। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या होता है, SiO2 होता है, ये क्या होता है, Al2O3 होता है, ठीक है। लीड ऑक्साइड, लीड टेट्राऑक्साइड
भी क्या होता है PbO3, ये कहता है PbO4, लीड टेट्रा ऑक्साइड का PbO4, बोरॉन नाइट्रोन ऐसा कोई चीज़ है नहीं। तो ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये क्वार्ट्ज है, ArTZ, ठीक है। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है, क्वार्ट्ज है। अल्मोनियम ऑक्साइड को बोलते हैं रूबीज़ या फिर सफ़ायर्स, याद रखना है, ठीक है। और जो इसी को अल्मोनियम डाइऑक्साइड का जो नाम है अदर नेम, वो ये तो केमिकल नेम है, केमिकल फार्मूला, इसका अदर नेम है कोरंडम। क्या नाम है इसका, ध्यान रखना है, कोरंडम। ऑप्शन ये भी होता तो आंसर यही होता, कोरंडम क्या है, CORUNTADUM, इसी को बोलते हैं कोरंडम, याद रखना। अल्मोनियम ऑक्साइड को ही कोरंडम बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल काउजेज मिनिमम एयर पोल्यूशन, सबसे कम एयर पोल्यूशन किसके द्वारा होता है, केरोसिन, डीजल या फिर हाइड्रोजन या कोल। ये फॉसिल फ्यूल है, ये भी फॉसिल फ्यूल है, ये भी फॉसिल फ्यूल है, तो आंसर क्या होगा ये। कोल में तो हाईएस्ट पोल्यूशन होता है, हाईएस्ट पोल्यूशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वाटर इज अ सॉल्वेंट of ionic salt because it has high boiling point, its specific heat is high, its dipole moment is high, it has no color। तो इसका आंसर है इट्स डाइपोल मोमेंट इज, अब देखो इसमें भी आंसर देखो, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई स्पेसिफिक हीट, डाइपोल मोमेंट इज हाई, इट हैज़ नो कलर। कलर से तो कोई मतलब नहीं, कलर तो डिपेंड ही नहीं करता है कि भाई सॉल्वेंट होगा नहीं होगा, ठीक है। हाई बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है, H बॉन्ड, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट से जो है, एक्चुअली स्पेसिफिक हीट से थर्मल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये ध्यान। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इन द सॉलिड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर में कौन सॉलिड स्टेट में रहता है, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर क्लोरीन, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले फ्लोरीन जो है ना, ये आइडियल टेम्परेचर में गैसियस स्टेट में रहता है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर में। क्लोरीन भी क्या रहता है, गैसियस स्टेट में रहता है। ब्रोमीन क्या रहता है, ये रहता है लिक्विड स्टेट में, ठीक है। ये ओनली नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज ब्रोमीन, ये तो आप ऐसे भी रटे होंगे, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन। आयोडीन में हम लोग के साल्ट में मिलता है ना आयोडीन, अगर वो मान लो कि नॉर्मल टेम्परेचर में सॉलिड नहीं होता तो कैसे रहता सॉल्ट में, ठीक है। तो ये सॉल्ट में जो आयोडीन होता है तो वो क्या है, वो सॉलिड रहता है तभी तो इसलिए आप इसको मार सकते थे सॉलिड में, मतलब आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन इज ए पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, टेफ्लॉन जो है किसका पॉलीमर है, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोप्रीन या फिर एसिटिलीन डाइक्लोराइड। तो इसका आंसर क्या है, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। ये क्या है, C2F4 इसका फॉर्मूला है। इसको बोलते हैं, ये जो बोलते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरो मतलब इथाइलिन, ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरो इथाइलिन से बनता है। इसका जो यूज़ करते हैं हम लोग क्या, नॉन स्टिक हम लोग का अभी जो नॉन स्टिक कुकर या नॉन स्टिक पैन वगैरह आता है, ये सारा टेफ्लॉन से ही बना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें केमिकल रेजिस्टेंस होता है और हीट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। नॉन स्टिक पैन्स वगैरह जो होता है ना, ये सारा इसी से बनता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल, हैवीएस्ट मेटल कौन है। ऑप्शन है आपके गोल्ड, सिल्वर, मरकरी या फिर प्लेटिनम। तो देखो भाई, ये जो है गोल्ड का ऑलमोस्ट 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। सिल्वर लगभग 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। और मरकरी का जो होता है ये 13.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। प्लेटिनम का होता है 21.5 लगभग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, ठीक है। ये बस रटने वाली बात है, इसको याद होगा तो आप मारेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू डायरेक्टली गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये देखो ऑक्सीडेशन, तो ये रिएक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन इसी को बोलते हैं सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में। आंसर क्या होगा, सब्लिमेशन। इवापोरेशन क्या बोलते हैं, इवापोरेशन होता है लिक्विड टू वेपर, ठीक है, लिक्विड टू वेपर। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन होता है गैस टू लिक्विड, ठीक है, ये देना। अगला क्वेश्चन है, सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन रिएक्शन इज कॉल्ड, रिएक्शन में जो भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, ऑक्सीडाइजर। ये देखो मान के चलो A + B रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है C + D, तो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, जो रिएक्शन में भाग लेता है रिएक्टेंट। जो ये बनता है वो क्या बनता है, वो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रिएक्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड या फिर एसिटाल्डिहाइड। तो आंसर क्या होगा, इथाइल अल्कोहल। देखो क्या होता है ना, जब शुगर को क्या बोलते हैं उसको, ये यीस्ट के प्रेजेंस में शुगर किस में बदल जाता है, अल्कोहल
अल्कोहल प्लस CO2 में, ठीक है। और ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल क्या है, इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। शुगर यीस्ट के प्रेजेंट में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और ये जो अल्कोहल है वो कौन सा है, इथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन आवर इज द इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, डिटेक्टिंग प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ चाइल्ड, हार्ट अटैक, विद द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। तो ये गोल्डन आवर, ये अगेन आप इसमें देखो सबसे साइंटिफिक कौन सा लग रहा है भाई, डिटेक्टिंग प्रेगनेंसी, ऐसा कोई गोल्डन आवर, क्या आवर मतलब एक टाइम भी होना चाहिए इसमें, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, 1 घंटे तक, ठीक है। ये 1 घंटे की बात कर रहा है, तो ये भी कोई, ये सब कोई ऐसा टर्म है नहीं। हार्ट अटैक है कि भाई हार्ट अटैक आया, उसके 1 घंटे तक क्या क्या हो रहा है क्रिटिकल कंडीशंस में, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं गोल्डन आवर। और उस समय ये जो जब हार्ट अटैक वगैरह आता है तो उसमें कोशिश की जाती है कि भाई 1 घंटे के अंदर इसको अगर बेस्ट ट्रीटमेंट मिल जाए तो लोग बच सकते हैं। तो गोल्डन आवर किससे रिलेटेड है, हार्ट अटैक से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट डज नॉट हैव टाइम टू चेक हिज ब्लड ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड शुड बी गिवन टू। बोला है कि आदमी को एक्सीडेंट हुआ है, अब उसको ब्लड देने की जरूरत है, टाइम नहीं है कि भाई चेक करें कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, क्योंकि सारे ब्लड ग्रुप सब में नहीं, जो ब्लड ग्रुप जिसका होगा वो उसी में मैच करेगा तभी दिया जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है बगैर चेक किए हुए। तो आपको बताओ यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल डोनर इसमें से कौन है, वही आंसर होगा। तो यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ निगेटिव। यूनिवर्सल डोनर का काम है वो किसी को भी दे सकता है, ठीक है, वो पॉजिटिव नहीं बल्कि ओ निगेटिव, ये ध्यान रखना है। और ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ए बी क्या है, ए बी प्लस क्या है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये किसी से भी ले सकता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ द रेनल सिस्टम इन ह्यूमन इज फॉर नरिशमेंट, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन या फिर मेटाबॉलिज्म। ये जो क्या बोलते हैं किडनी है, किडनी हमारा क्या करता है, हमारे बॉडी से सारे वेस्ट को निकालता है, वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से निकालता है, हमारे जो बॉडी का जो है वाटर बैलेंस को मैनेज करता है, सॉल्ट बैलेंस को मैनेज करता है, पीएच को मैनेज करता है। ये सारा क्या, ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिज्म में ही आती है। मेटाबॉलिज्म में क्या क्या आती है, मेंटेनेंस ऑफ क्या, पीएच, वाटर बैलेंस, ठीक है, और उसके बाद सॉल्ट बैलेंस, ये सारा हमारा किससे होता है, किडनी से होता है। और यही क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रेनियल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और किडनी क्या करता है, फाइनली हम लोग यूरिन करके जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एलिमिनेट हो जाता है हमारी बॉडी से, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ए, डी, सी या फिर ई। तो देखो कौन सा स्टोर नहीं हो सकता है, देखो विटामिन सी, विटामिन सी क्यों, क्योंकि ये सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो हम लोग जो भी अगर कुछ खाते पीते हैं, हम लोग अगर मान लो विटामिन सी हम खाए या कुछ करें, ठीक है, हमारे बॉडी में गया तो वो घुल जाता है हमारे पानी में और निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए विटामिन सी जो है ना स्टोर नहीं हो पाता है, इसलिए लोगों को चाहिए कि वो हमेशा डॉक्टर वगैरह के पास जाओ तो आपको बोलेगा खट्टा वगैरह खाते रहो, क्यों, क्योंकि खट्टा खाओगे तो आपकी बॉडी में विटामिन सी की जो कमी हो जाएगी घुलने से वो पूरी होती रहेगी, ठीक है। विटामिन ए, डी और ई, जो ये ए, डी और ई है, ये फैट सोल्यूबल है। कौन सा है, फैट में सोल्यूबल है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, फैट सोल्यूबल है, ए, डी और ई। तो इसलिए आंसर क्या जाएगा, विटामिन सी, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है तो ये घुल जाता है और बॉडी से निकल जाता है। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज इज ऑलवेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज। तो इरेक्ट जो होता है, तो मिरर हमारा कौन सा है, ओनली प्लेन, ओनली कॉन्केव, ओनली कॉन्वेक्स, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। देखो प्लेन में तो हमें हमेशा इरेक्ट बनता है। आपको कॉन्वेक्स में भी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि भाई जो कार का मिरर है वो क्या होता है, वो होता है कॉन्वेक्स होता है ना। क्या कभी आपको कोई आदमी उल्टा दिखा उस कार के मिरर में, चाहे वो कितनी कोई दूरी में हो, बगल में हो या बहुत दूर हो या मिडिल में हो, तो आपको कभी भी किसी भी पोजीशन में कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी मतलब कि क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज नहीं बनता है, ठीक है, हमेशा इरेक्ट इमेज बनता है। उसी तरह प्लेन मिरर में तो आपको पता ही है कि वो तो हमेशा इरेक्ट ही बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेप्रोफाइटिक फंगस। यहाँ किसके बारे में बात कर रहा है, सेप्रोफाइटिक फंगस। सेप्रोफाइट क्या होता है, जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स, ठीक है, या पार्ट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये पर डिपेंड करता है या फिर उसको खाता है, ठीक है। तो ये कौन है, ये है पेनिसिलियम, ये फंगस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो पेनिसिलियम ये क्या है, ब्रेड वगैरह जब हमारा ख़राब होता है ना उस पर आ जाता है, ब्रेड हुआ, ठीक है, फ्रूट हुआ, ये फ्रूट जब ख़राब होने लगता है तो उस पर ये आ जाता है, कौन सा, पेनिसिलियम फंगस की वजह से, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये डेड एंड डिके मतलब कि डिकेड मटेरियल पे ये जीता है, कौन, सेप्रोफाइटिक, चाहे फंगस हो या फिर एनिमल हो, प्लांट हो, कुछ भी। अगला क्वेश्चन है, द रीज़न बिहाइंड हैविंग डायबिटीज़ इज, डायबिटीज़ क्यों होता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंसुलिन, नहीं भाई इंसुलिन की कमी होती है तभी तो डायबिटीज़ होता है, लेस प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ठीक है, डिस्टर्बेंसेस लीवर फंक्शन, हायर प्रोडक्शन ऑफ क्या है, बिलीरूबिन, नहीं, ये लेस प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जिसके कारण आपको डायबिटीज़ हो जाता है, जिनके बॉडी में
इंसुलिन की कमी होती है। इंसुलिन को प्रोड्यूस कौन करता है? पेनक्रियाज। याद रखना है, इंसुलिन को कौन प्रोड्यूस करता है? पेनक्रियाज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये इंसुलिन रेगुलेट किसको करता है? रेगुलेट्स किसको? ग्लूकोज को। ग्लूकोज लेवल बढ़ गया आपका, अगर रेगुलेट नहीं कर पाएगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, इसका मतलब आपको क्या हो गया? डायबिटीज़ हो गया। अगला क्वेश्चन है, स्पाइडर कम अंडर व्हिच एनिमल किंगडम? स्पाइडर क्या कीट पतंग है? कीट पतंग का किसका कीट का जो है वो किंगडम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, ठीक है। कीट का क्या है? आर्थ्रोपोडा। इसका अगर स्पेसिफिकली अगर जाएंगे तो ये आपको ये भी अगर आंसर आता तो हो जाता आर्चिंडा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगर आर्चिंडा भी होता तो भी आंसर हो जाता, क्योंकि आर्थ्रोपोडा का ही पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, मेडुला ऑब्लंगेटा इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मेडुला ऑब्लंगेटा जो है किसका पार्ट है? हार्ट का है, ब्रेन का है, लंग्स का है, स्टमक का है? तो ये है भाई ब्रेन का, ठीक है, ब्रेन का है। क्या बोलते हैं? पार्ट है। ये जो है मेडुला ऑब्लंगेटा जो है कनेक्ट्स किसको किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है आपका ब्रेन को स्पाइनल कोड से, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है ना, इसका काम क्या है? ये ब्रीदिंग हुआ, हार्ट रेट हुआ, बीपी, इन सबको मॉनिटर करता है। किसको? ब्रीदिंग, हार्ट रेट और क्या बोलते हैं उसको, बीपी वगैरह, बीपी एट्सेट्रा, इन सबको क्या करता है? रेगुलेट कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। स्पाइनल कोड जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन को, याद रखना, स्पाइनल किसको? रिफ्लेक्स एक्शन को। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव नोट्स इन दियर रूट्स? जो रूट्स में नोट्स किसके होते हैं? देखो ये ज़मीन है, ये रूट्स होता है, इसमें नोट्स होते हैं छोटे छोटे। ये किस में होते हैं? आप अगर ये नोट्स किस में होते हैं तो ये ल्यूमिनस प्लांट में होता है। इसमें होता है ल्यूमिनस प्लांट में होता है। क्यों? क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में यहाँ पे रहता है ना, यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है इसमें, ल्यूमिनस में राइजोबियम, ठीक है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया ल्यूमिनस प्लांट के रूट्स में रहता है और ये नोट्स बनाता है, ठीक है, नोट्स में रहता है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, द एडवोकेट जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मतलब एडवोकेट जनरल जो होता है वो ऑफिस को बियर करता है किसके प्लेजर में? ठीक है, ऑप्शन है आपके प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो एडवोकेट जनरल किसका होता है भाई? ये स्टेट का होता है ना। इंडिया लेवल पे क्या होता है? नेशनल लेवल पे क्या होता है? अटर्नी जनरल, ठीक है, अटर्नी जनरल होता है। तो स्टेट में जो एडवोकेट जनरल होगा वो किसके अंतर्गत होगा? गवर्नर के अंदर, ठीक है, गवर्नर। और इसका आर्टिकल क्या है एडवोकेट जनरल का? आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 165। क्या है? 1 नेशनल लेवल पे जो अटर्नी जनरल होता है उसका आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 76 है। और जो अटर्नी जनरल होता है वो किसके प्लेजर में? वो होता है, ये होता है प्रेसिडेंट। ये क्या होता है? ये होता है आपका, ये प्रेसिडेंट के इसमें कौन? अटर्नी जनरल। आर्टिकल कितना है? 76, उसका कितना है? आर्टिकल 165, और वो है गवर्नर के अंडर। व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया? मतलब पंचायती राज सिस्टम इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर 1959, 10 अक्टूबर 1959, 15 अगस्त 1960 या फिर 15 अगस्त 1959? ये गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पे लाया गया था, 2 अक्टूबर 1959 बाय कौन? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। तो पहला जो स्टेट था जो पंचायती राज सिस्टम को लाया था वो कौन था? वो था आपका महाराष्ट्र। कौन था? महाराष्ट्र के कौन सा इसमें? नागौर, ठीक है, महाराष्ट्र के नागौर में, ठीक है। सेकंड स्टेट कौन था? सेकंड स्टेट था आंध्र प्रदेश, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अगर नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाना घटाना है वो कौन देखता है? वो देखता है आपका पार्लियामेंट। कौन देखता है? पार्लियामेंट। आर्टिकल कौन सा है इसका? आर्टिकल 124 का सब क्लाउज 1, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली? लेजिस्लेटिव असेंबली की लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कितने लोगों मतलब कितने मेंबर को सेलेक्ट करती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1/6, 1/3, 1/12 या 5/6, ठीक है। तो ये करती है 1/3। देखो 1/3 बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, अगला 1/3 बाय लोकल बॉडीज़, ठीक है, और फिर ये होता है 1/12 जो होता है वो कौन है? बाय ग्रेजुएट्स, ठीक है, बाय ग्रेजुएट्स। अगला 1/12 जो होता है बाय टीचर्स, ठीक है, और जो रेस्ट होता है 1/6 वो कौन है? बाय गवर्नर, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/3 लोकल बॉडीज़, 1/12 ग्रेजुएट्स, 1/12 बाय टीचर्स और 1/12 बाय गवर्नर। ये गवर्नर है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है।
अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन है, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये कौन से केस में आया? ऑप्शन है बेरुबारी केस, गोलकनाथ केस, केशव नंदा भारती केस या मिनर्वा मिल्स केस। आंसर है केशव नंदा भारती केस। ये कब हुआ था? 1973 में, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, इसी में आया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन भी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है था ना, डॉक्ट्राइन इसी में आया था, ध्यान रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन और कि भाई प्रियम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों चीज़ किस में बोले गए थे? केशव नंदा भारती केस में। और ये मिनर्वा बिल्स कब हुआ था? ये 1980 में हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या बोला था कि भाई फंडामेंटल राइट्स जो है ना, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी जो है, ये दोनों ही क्या हैं? ये टू व्हील्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया था। ये टू व्हील्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ध्यान रखना कि भाई ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और गोलकनाथ केस कब हुआ था? ये 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में। और कब क्यों हुआ? इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला था कि क्या था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट है वो क्या बोलते हैं, कैनॉट अमेंड फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती है। और इसी के जब ये वाला जो क्या बोलते हैं उसको, गोलकनाथ केस का जो वर्डिक्ट आया 1967 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। इसी के रिएक्शन में जो इंदिरा गांधी जी है उन्होंने एक अमेंडमेंट लाया था। वो कौन सा लाया था? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। गोलकनाथ केस के रिटेलिएशन में आया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, 1971 में। कब आया था? 1971 में। और उसके बाद जो बेरुबारी केस है ये 1960। ये बेरुबारी केस क्या था? 1960। और बेरुबारी केस में एक्चुअल में बोला गया था कि भाई प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट। ये बोला गया था नॉट अ पार्ट, ध्यान रखना है। बेरुबारी केस में क्या बोला था? नॉट अ पार्ट, ये पार्ट नहीं है। कौन? प्रियम्बल। बेरुबारी केस में बोला गया था ये, लेकिन फिर उसको चेंज किया किसमें? केशव नंदा भारती केस में 1973 में। उसमें बोला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन भी आया और डीपी क्या बोलते हैं उसको, बोला गया कि ये जो है पार्ट है, प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस माइनॉरिटीज़ आर डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ को किस तरह से डिफाइन किया गया है? आपके ऑप्शन है ओनली लिंग्विस्टिक, ओनली रिलीजियस, या फिर लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस, या फिर इथनिक लिंग्विस्टिक है। इसका आंसर है लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस। आर्टिकल 29 क्या करता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट देता है। आर्टिकल 30 क्या है कि भाई रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कैन इस्टेब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो वहाँ क्या है? आर्टिकल 30 में क्या है? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कैन इस्टेब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो हमारे को रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों ही टाइप की माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन एज सच माइनॉरिटी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। 6 रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं। 6 रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, वो कौन से हैं? मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, और उसके बाद बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, ठीक है, और कौन है? और पारसीज़ हैं। ये छः क्या है? ये 6 आपके रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, जो कि क्या है? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हूम द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट फॉर द शॉर्टेस्ट टर्म। सबसे कम टर्म के लिए कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, फ़खरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह या डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्यों? क्योंकि इनका अपने टर्म में ही डेथ हो गया था। 1967 में बने थे और 1969 में इनकी ऑफिस में मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये पहले प्रेसिडेंट हैं टू डाई इन ऑफिस। ये भी ध्यान रखना, फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस, ठीक है। तो इसलिए इनका इंतकाल हो गया था, इनका डेथ हो गया था, जिसकी वजह से ये सबसे कम टर्म, लेस देन टू ईयर, ठीक है। ये पूरा 2 साल भी नहीं, 2 साल से कम ही थे। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द सेकंड और अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट फॉर्म। सेकंड और अपर हाउस जो है कब बना? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 3 अप्रैल 1952 या फिर 26 जनवरी 1952। तो इसका आंसर क्या है? 3 अप्रैल 1952 को बना था, ठीक है, हमारा अपर हाउस। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड कास्ट कमीशन। जगजीवन राम, काका साहेब कालेकर, बी.डी. शर्मा या फिर B.R. अम्बेडकर। तो इसका आंसर क्या है? काका साहेब कालेकर। कौन है? काका साहेब कालेकर। ये आपको ध्यान रखना है, इससे कंफ्यूज नहीं करना है B.R. अम्बेडकर से कि भाई बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन नहीं। ये ध्यान रखना है कि काका साहेब कालेकर। अगला क्वेश्चन है, ए बिल विच इज़ इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बिकम एन एक्ट आफ्टर विच एक्शन। किसके बाद एक्ट बन जाता है कोई भी बिल? तो व्हेन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, नहीं। अगर
प्रेसिडेंट एसेंट नहीं देगा तो नहीं बनेगा। व्हेन द प्रेसिडेंट गिव्स एसेंट, यस सही है, जब जैसे ही प्रेसिडेंट किसी बिल को एसेंट दे देता है कि भाई हाँ ओके ये बिल, तो फिर वो बन जाता है एक्ट, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का तो इसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और व्हेन सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स अंडर द जुरिडिक्शन, ये सारा फालतू स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ सेक्स रेशियो एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 के सेंसस के अनुसार आपको बताना है कि सेक्स रेशियो और चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या था। तो सेक्स रेशियो कितना 943 और चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना 919 था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपका सेंसस 2011। अगला क्वेश्चन है हु गेव द कंप्यूटेशनल प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। कंप्यूटेशनल प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी को किसने दिया? ये दिया था अल्फ्रेड मार्शल। कौन दिया था? अल्फ्रेड मार्शल। तो आंसर क्या हो जाएगा? मार्शल। अगला क्वेश्चन है व्हेन द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड कैपिटल इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज डिडक्टेड फ्रॉम द जीडीपी इट इज़ कॉल्ड। तो सबसे पहली बात है ये जो वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड कैपिटल है ना, ये एक्चुअली बात कर रहा है डेप्रीशिएशन के बारे में। जब आप डेप्रीशिएशन को घटा देंगे किसी चीज़ में, ये क्या बोल रहा है कि जीडीपी में अगर जीडीपी माइनस डेप्रीशिएशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एनडीपी बन जाएगा। नेट किसी भी चीज़ में अगर डेप्रीशिएशन घटा देंगे तो वो नेट हो जाता है। तो जीडीपी किस पे बन जाएगा? एनडीपी में, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जीएनपी क्या है? ये जीएनपी जो है जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NIFA, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब जो हमारा रेमिटेंस आएगा और जो हम फॉरेनर्स को पे करेंगे, उन दोनों का जो नेट डिफरेंस होगा ना, वो हो जाएगा आपका नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर हमारा रेमिटेंस ज़्यादा होगा और हम फॉरेनर्स को कम पे करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर रेमिटेंस कम आ रहा है, फॉरेनर्स जो हमारे इंडिया में आके कमा रहे हैं वो अगर ज़्यादा ले जा रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये होता है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट अगर निकालना है तो क्या करोगे? यहाँ माइनस कर दो डेप्रीशिएशन, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी तो होता है एक साल के अंदर विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया या ऑफ ए नेशन, जितना जो भी चीज़ बनते हैं कंट्री में, प्रोड्यूस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं GDP, ठीक है। फाइनल गुड्स जो बनते हैं हमारे देश में विद इन द बाउंड्री, तो उसको बोलते हैं GDP, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डेवलपमेंट विथ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटी वाज द टॉप प्रायोरिटी ऑफ विच 5 ईयर प्लान। मतलब इक्विटी जो है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटी जो है, किस 5 ईयर प्लान का पहला प्रायोरिटी था, यानी टॉप प्रायोरिटी था। तो ये आपका जो आंसर है वो है कौन सा? 9th 5 ईयर प्लान। क्या है? 9th 5 ईयर प्लान। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज ट्रू। नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी विथहेल्ड फॉर मोर देन 365 डेज इन ए फाइनेंशियल ईयर, या फिर दूसरा स्टेटमेंट है द प्रिंसिपल पेमेंट शुड बी विथहेल्ड फॉर मोर देन 180 डेज इन ए फाइनेंशियल ईयर। ये दोनों ही जो है ना, ये 90 डेज है, ठीक है। 90 डेज़ के अंदर अगर ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो दोनों में क्या? नन ऑफ दी एबव, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल पेमेंट जो है अगर ओवरड्यू हो गया 90 डेज से ज़्यादा तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। कौन सा? इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट अगर ओवरड्यू हो गया ग्रेटर देन कितना? 90 डेज, तो ये क्या हो जाएगा? वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एट द फाइनल गुड्स ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बॉर्डर ऑफ ए कंट्री इन 1 ईयर। अभी हमने बताया कि इसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? आप बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है हु रेगुलेट्स द मार्केट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ऑप्शन है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937, या फिर फूड आर्टिकल्स एक्ट 1956, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी 2003, या फिर इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। इसका आंसर क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमेटी एक्ट 2003 के तहत हम लोग क्या रेगुलेट करते हैं? मार्केट रिलेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को रेगुलेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक एंड IMF और वर्ल्ड बैंक का जो क्या बोलते हैं उसको हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ये वाशिंगटन DC में है। दोनों ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक, दोनों ही वाशिंगटन DC USA में है, ठीक है। दोनों कब बना था? दोनों बना था 1944 में। किसके तहत? ब्रिटेन वुड्स
ब्रेटन वुड्स के, ठीक है, कॉन्फ्रेंस के तहत, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से बना था, ठीक है। ये क्या, IMF और वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के दो पार्ट कौन से हैं, IBRD और दूसरा क्या है, दूसरा है IDA, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, केलकार कमेटी, राजा चलैया कमेटी, मनमोहन सिंह कमेटी, यशवंत सिन्हा कमेटी। देखो ये राजा चलैया, ये राजा है ना, याद करना कि ये राजा है तो इसको पैसे की बहुत चिंता होगी, तो ये टैक्स के बारे में बात करेगा, भाई टैक्स का क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए सर्विस टैक्स किसका, राजा चलैया कमेटी, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इंडियन इंस्टीट्यूशन कैन रेज मनी फ्रॉम द फॉरेन मार्केट्स इंडियन रुपी इंस्टीड ऑफ फॉरेन करेंसी। ऑप्शन है कॉर्पोरेट बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, म्यूनिसिपल बॉन्ड या फिर जीरो कूपन बॉन्ड। इसको बोलते हैं मसाला बॉन्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं मसाला बॉन्ड। ये क्या होता है, रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड होता है, रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड होता है। ये क्या होता है, रुपी डोमिनेटेड। अब ये इसका क्या मतलब हुआ, ये कैसे होता है, इशूड आउटसाइड इंडिया बाय इंडियन एंटिटीज़। इसको इशू करता है कौन, इंडियन एंटिटी इशू करती है, कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया करती है, ठीक है। अलाउ देम टू रेज मनी इन फॉरेन मार्केट, और इससे ये फॉरेन मार्केट से मनी रेज करती है, ठीक है। जब ये मसाला बॉन्ड रिलीज़ करती है ना, तो नो रिस्क फॉर इशूअर, इशूअर के पास कोई रिस्क नहीं होता है, ठीक है, इशूअर का कोई रिस्क। अब देखो ये कैसे होता है, देखो सपोज कोई NTPC कंपनी है, ठीक है, NTPC है ना, इसको 100 करोड़ चाहिए, कितना चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, ठीक है, 100 करोड़ चाहिए। ये क्या करेगी, 100 करोड़ का ये मसाला बॉन्ड जारी करेगी इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। तो क्या होगा, मान के चलो कोई UK की कंपनी है, कहा भाई ठीक है हम ये 100 करोड़ आपको देंगे, ठीक है, और इन्होंने कहा कि भाई आप 100 करोड़ हमें दो, 3 साल के लिए दो, टाइम भी रहेगा उसमें, और हम 7% पर एनम की दर से आपको टैक्स, मतलब कि क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट देंगे। तो UK कंपनी आई, वो बोली कि चलो 100 करोड़ हम देंगे, तो ये 100 करोड़ इंडियन रुपी देगी किसको, NTPC को, इंडियन रुपी, ध्यान रखना है, 100 करोड़ कौन सा, इंडियन रुपी देगी किसको, NTPC को। अब होगा क्या, 3 साल के लिए दी और 7%, यानी एक साल में अगर इसको रिटर्न करना होगा तो एक साल में UK को NTPC कितना रिटर्न करेगी, 107 करोड़, ठीक है, करेगी ना, 7% पर एनम है, 107 करोड़। अब सपोज कि अब बोला है नो रिस्क, जो बोल रहे हैं ना, एक वर्ड क्या आ रहा है, नो रिस्क ऑन द इशूअर, ठीक है, इशूअर पे कोई भी रिस्क नहीं होता है रुपया का। तो कैसे, मान के चलो कि अगर रुपया का दाम घट गया, 110 रुपये हो गया, 110 रुपये में $1 में, मतलब रुपया डिप्रिशिएट कर गया, तो इस पे इशूअर जो इशू किया है ना NTPC, उसके सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारा फ़र्क किस पे पड़ेगा, UK पे, UK वाले कंपनी पे। कैसे, क्योंकि अब ये 110 हुआ ना, तो 110 रुपये में अब एक जो है मान के चलो पाउंड मिल रहा है, ठीक है, अब क्या 110 रुपये में एक पाउंड, तो ये जो 100 करोड़ देगी अभी इसी अनुसार देगी कि भाई 110 रुपये में एक पाउंड होगा, तो 100 करोड़ में कितना पाउंड बनेगा उतना ही देगी इसको, UK को वो रिटर्न, समझ रहे हो। तो इसलिए सारा जो रिस्क का है, जो लॉस है कि भाई अब डेप्रिशिएट करेगा, तो जो रिस्क जाएगा वो किस पे जाएगा, UK पे जाएगा। क्यों, क्योंकि इंडिया वाला उससे कोई मतलब है, वो बोलेगा भाई आप हमको 100 करोड़, हम आपको एक साल बाद देंगे 107 करोड़, 110 रुपये के हिसाब से जितना बनेगा उतना ही देंगे। हाँ, अगर अप्रिशिएट कर गया तो फ़ायदा फिर किसको होगा, फ़ायदा फिर UK को होगा, ठीक है। कि भाई मान के चलो अप्रिशिएट कर गया, मतलब 90 रुपये में एक मान के पाउंड मिल रहा है, तो 90 रुपये में जब एक पाउंड मिलेगा तो भाई आपको फिर 107 करोड़ जो है में जितना पाउंड बनेगा उतना ही देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये इसलिए इसको समझ लो। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉर्म्स फॉर्म ड्यू टू इरोजनल एक्शन ऑफ रिवर। इरोजनल एक्शन ऑफ रिवर से क्या बनता है, जॉर्ज बनता है, एल्यूवियल प्लेन बनता है, फुट प्लेन बनता है, डेल्टा बनता है। तो ये भाई जॉर्ज बनता है, यानी गढ़ा गड्ढा, ऐसे करके गड्ढा बन जाता है ना, इसमें पानी बहता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं जॉर्ज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। ऑप्शन है रॉकी, एंडीज, हिमालयन या सियरा नेवादा। तो ध्यान रखना कि ये रॉकी है, एंडेज है, माउंटेन है, ये तीनों जो है ना ये फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है, रॉकी, एंडेज और ये। अब ये सियरा नेवादा जो है ये फोल्ड माउंटेन है, ये फॉल्ट, ये क्या है, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन है। ये क्या है, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। ये कौन सा ब्लॉक माउंटेन, मतलब ये ऐसा रहता है, ये माउंटेन्स ऐसे बने हैं, ठीक है, ये ब्लॉक के रूप में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हम्बोल्ट करंट फ्लोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेमिस्फीयर। नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर। ये देखो हम्बोल्ट करंट जो होता है ना, ये क्या है, ये मान के चलो ये क्या है, ये साउथ अमेरिका है ना। साउथ अमेरिका में ये पेरू वगैरह है, ये पेरू है। अब ये जो है, नहीं ये पेरू नहीं, ये चिले है, ये क्या है, ये चिले है, इधर कहीं पेरू है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे पेरू है। अब यहाँ जो ये करंट बहती है ना, ये क्या है, यही है हम्बोल्ट, ठीक है। साउथ अमेरिका में यही हम्बोल्ट करंट है, इसी को पेरुवियन करंट बोलते हैं। अब ये बताओ, ये साउथ अमेरिका है तो क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर होगा, नॉर्थ वाला तो सारा ही कट जाएगा साथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कौन सा, कितने स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं। ये तो पहले लद्दाख, फिर JNK, फिर यहाँ पे कौन हो जाएगा,
ये आपका आ जाएगा पंजाब, फिर उसके नीचे कौन आएगा, राजस्थान, और सबसे यहाँ पे लास्ट में कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, तो ये क्या बोला, हाउ मेनी स्टेट्स, तो लद्दाख और J&K जो है ये है यूटी, ये कौन है, यूटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो ये क्या हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, सबसे बड़ा जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में कौन सा है, ये है भैया वेस्ट बंगाल। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड मोस्ट ऑफ द एरिया इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा सॉइल पाया जाता है, रेड सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, माउंटेन सॉइल, लेटराइट सॉइल। ये माउंटेन सॉइल तो माउंटेन वाले एरिया में, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। ठीक है, लेटराइट सॉइल आपका जहाँ पे सब खूब बारिश होती है, ठीक है, वहाँ पे लेटराइट सॉइल। रेड सॉइल हमारा साउथ इंडिया में है जनरली। तो ये एल्यूवियल सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये पाया जाता है इंडिया में। क्यों, इंडिया में आपका नॉर्दर्न पार्ट में है ना, नॉर्दर्न इंडिया में मैक्सिमम क्या है, ये एल्यूवियल सॉइल ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्स इज सिचुएटेड बिटवीन एशिया एंड पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और एशिया के बीच में कौन सा क्या बोलते हैं उसको, ओशियन प्लेट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, ये आपको ये चीज़ देखिए कि ये है आपका, ये आपका है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के इस साइड में जाओगे ना, ये नकाजा प्लेट है, ये है नाज़का प्लेट यहाँ पर है। ठीक है, नाज़का प्लेट से थोड़ा सा ऊपर जाओगे, ये मैक्सिको वाले एरिया में, तो यहाँ आपको मिलेगा कुकस, क्या मिलेगा, कुकस प्लेट। ठीक है, और ये साउथ अमेरिका से थोड़ा सा इधर आ जाओ, ये नीचे में यहाँ पे आएगा स्कोशिया प्लेट, यहाँ पर है, ध्यान रखो। क्यूकस मैक्सिको के पास, साउथ अमेरिका में के क्या बोलते हैं, वेस्टर्न पार्ट में ये क्या है, नज़का, और साउथ अमेरिका से नीचे होता है स्कोशिया। ठीक है, तो ये तो गया। ठीक, अरेबियन प्लेट, तो ये अरेबियन पेनिनसुला है ना वहाँ पे। ठीक है, और ये फूजी प्लेट जो है, ये फ्यूजी प्लेट है आपका नियर ऑस्ट्रेलिया एंड पैसिफिक, ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया के बगल में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फिलीपीन प्लेट, जो कि फिलीपींस हमारा किस में है, क्या बोलते हैं, पैसिफिक ओशियन के इसमें है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन में, और ये फिलीपीन प्लेट ही किसमें है, एशिया और पैसिफिक ओशियन प्लेट के बीच में। ठीक है, ये बाकी सारा भी ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द लैंड ऑफ पीस वैलीज, लैंड ऑफ पीस वैलीज किसको बोलते हैं, लिसोथो, जापान, इजिप्ट या नाइजीरिया। इसका आंसर क्या है, ये है लिसोथो, ये कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ दी नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार का नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड क्या है, नॉर्थ अंडमान, नारकोंडम आइलैंड, या फिर लैंडफॉल आइलैंड, या फिर लॉन्ग आइलैंड। तो इसका आंसर है लैंडफॉल आइलैंड, जो होता है ये नॉर्थ अंडमान में सबसे नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है। ठीक है, ये नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है, क्या है, लैंडफॉल। ठीक है, ये है ना, इसे करके पूरा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड माइन रिजर्व इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा गोल्ड माइन रिजर्व किसके पास है। ऑप्शन है आपके, साउथ अफ्रीका, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन चाइना क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये ध्यान रखना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड क्या है, ये आपका चाइना है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, अगर प्रोडक्शन के रूप में देखें तो सबसे ज़्यादा है चाइना, फिर उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, और फिर है रसिया। ठीक है, और अगर रिज़र्व के मामले में देखें, रिज़र्व किसके पास ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया, फिर है रशिया, और फिर है साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। डायमंड सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, डायमंड है सबसे ज़्यादा रशिया के पास। ठीक है, ये सब भी ध्यान रखना है आपको साथ में। अगला क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम इज़ द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका नोन एज, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस हैं प्रेरी, सवाना, स्टेपी, या फिर डाउन्स। देखो, ये प्रेरी जो है ना, ये नॉर्थ अमेरिका में कहा जाता है, सवाना आपका अफ्रीका में है। ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा। स्टेपी आपको चाइना वगैरह में। ठीक है, डाउन्स किस में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, सवाना। सेस्मिक इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, हाइग्रोमीटर, सिस्मोमीटर, एनीमोमीटर, या फिर पायरोमीटर। तो ये सिस्मोग्राफ होता है ना, तो ये सिस्मोग्राफ में हमारा ये सेस्मिक इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है। ठीक है, ये जो अर्थक्वेक आता है ना, तो ये सिस्मोग्राफ में ही मेजर करते हैं कि भाई कितने रिएक्टर वगैरह का आया है। ठीक है, और उसके बाद है कि अगला क्वेश्चन है, द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस वाज प्रोपाउंड बाय व्हिच साइंटिस्ट।
आर्थर होम्स, हेनरी एच हेस या अल्फ्रेड वेगनर या फिर अब्राहम आर्टिलस। अच्छा, इससे पहले हम लोग थोड़ा ये देखते हैं बाकी सब इसमें क्या क्या है, ठीक है। हाइग्रोमीटर किसमें है, एनीमोमीटर क्या है, और पायरोमीटर। तो ये थोड़ा देख लेते हैं कि ये हाइग्रोमीटर जो है ना, ये ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। किसको, ये भी देख लो, ह्यूमिडिटी, ठीक है। और ये तो हमने देख लिया। एनीमोमीटर किसको, विंड स्पीड, ये किसको, विंड स्पीड। और पायरोमीटर किसको करता है, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर। अब ये बताओ लो टेम्परेचर को कौन करता है, लो टेम्परेचर को कौन करता है, ये होता है क्रायोमीटर, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, लो टेम्परेचर क्रायोमीटर। हाँ, तो इसका हम लोग देख रहे थे। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कौन लाए थे, अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर कॉमनली फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, क्वार्ट्ज, मीका, एम्फीबोल या पायरोक्सी। तो इसका आंसर क्या है, मीका। क्यों, मीका जो है ना आपका, मीका जो है एक्सलेंट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ है इसमें क्या है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन, ठीक है, जिसकी वजह से। और रेजिस्टेंस टू हीट भी है इसका, रेजिस्टेंस टू हीट भी है, ठीक है। इसलिए मीका का यूज़ करते हैं हम लोग इसमें, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेडिमेंट्री रॉक इज फॉल्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, ये बात सही है, वेदरिंग से ही होता है। दी, हमको क्या बोलना, फॉल्स बनाना है। दीज रॉक्स आर नॉन क्रिस्टलाइन, ये भी सही है। दीज रॉक्स आर डिपॉजिटेड इन स्ट्रेटा, ये भी सही है, ठीक है, तभी तो इसमें आपका नेचुरल गैस वगैरह मिलता है। और दीज रॉक्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन वाटर, नहीं भाई, क्यों नहीं, पानी के अंदर क्यों नहीं हो सकता है, पानी के अंदर ही तो मेनली प्राइमरी एजेंट है जो कि सारे चीज़ों को ला करके डिपॉजिट करता है और फिर वो कई मतलब हज़ारों सालों के बाद ये बन जाता है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो पानी तो मेन एजेंट है डिपोजिशन का, ठीक है। तो इसलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ बिहार। पहला हिंदी न्यूज़पेपर बिहार का क्या था। ऑप्शन है द बिहारी, बिहार बंधु, नवजीवन या फिर नन ऑफ द। तो ये क्या है, आंसर है बिहार बंधु, बिहार का बिहार बंधु। ये कब लाया था, 1872 में। कौन लाया था, केशव राम भट्टा। कौन लाया था, केशव राम भट्टा, ये नाम याद रखना है आपको, ठीक है। बिहार बंधु याद रखना है, 1872 में याद रखना है, ठीक है। और इंग्लिश न्यूज़पेपर क्या था, इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा था भाई, द बिहार हेराल्ड। क्या है, द बिहार, ये कब आया था, 1875 में, ठीक है। और इसके जो एडिटर थे वो कौन थे, गुरु प्रसाद सेन। कौन थे, गुरु प्रसाद सेन, याद रखना ये भी, ठीक है। द बिहार हेराल्ड इंग्लिश न्यूज़पेपर 1875 में, किसके द्वारा, गुरु प्रसाद सेन। और जो हिंदी न्यूज़पेपर पहला था वो क्या था, बिहार हेराल्ड, बिहार बंधु कब लाया गया था, 1872 में। कौन लाए थे, केशव राम भट्टा। अगला क्वेश्चन है, हुई इस्टेब्लिश्ड बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, किसने इस्टेब्लिश करी। इमदाद अली खान, फारूक अली, मोहम्मद एजाज खान या नन ऑफ द। ये कौन थे, ये इमदाद अली खान थे। ये कौन थे, इमदाद अली खान। कहाँ पे थे, 1868 में लाए थे बिहार साइंटिफिक सोसाइटी। और कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, द अटैक ऑन यवनाज ऑन पाटलिपुत्रा इज मेंशन्ड इन द गार्गी संहिता, ठीक है। कि भाई जो यवनाज का अटैक हुआ था पाटलिपुत्रा में वो गार्गी संहिता में मेंशन्ड है। तो ड्यूरिंग हुज रीजन दिस अटैक टेक प्लेस, तो किसके समय पे ये अटैक हुआ था। ऑप्शन है आपकी कनिष्का, पुष्यमित्र शुंगा, अशोका या फिर नन ऑफ द। ये था पुष्यमित्र शुंगा के समय अटैक हुआ था, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंगा ने क्या बोलते हैं इसको, ये जो यवनाज को हराया भी था, ठीक है। इन्होंने यवनाज को हराया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हु बिल्ट द केव्स ऑफ आजीविकास इन नागार्जुनी हिल। चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथा, अशोका या फिर मोर देन वन ऑफ द। ये भाई क्या था, दशरथा ना, दशरथ जो था वो नागार्जुनी हिल्स में बनाया था। अशोका बारबड़ा हिल्स, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अशोका किस में, बारबड़ा हिल्स में, आजीविकास के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच एरिया वाज अटैक्ड बाय गयासुद्दीन तुगलक व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम बंगाल कैंपेन। बंगाल कैंपेन से जब वो रिटर्न हो रहा था तो उसने किस एरियाज़ को अटैक करा, तिरहुत, मगध एंड तिरहुत, सारण या फिर मोर देन वन ऑफ द। ये किए थे अटैक किसको, मगध एंड तिरहुत। ये गयासुद्दीन तुगलक जो है ना फाउंडर हैं, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। ये तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर हैं। और जब ये रिटर्न हो रहे थे तो कैंपेन ये कब, 1324 में, ये ध्यान रखना है कि 1324 में जब वो रिटर्न हो रहे थे बंगाल के कैंपेन से, तब इन्होंने तिरहुत और क्या बोलते हैं उसको, मगध पर अटैक किया था। ये बात हमें मिलती कहाँ पे है, ये बात हमें मिलती है तुगलकनामा में। इसमें तुगलकनामा में,
तुगलकनामा को किसने लिखा था भाई? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, ठीक है। इसी में ये बात लिखी गई है कि भाई 1324 में जब वो रिटर्न होते तो उन्होंने मगध और तिरहुत पर अटैक करा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द रूलर ऑफ बिहार एट द टाइम ऑफ मुगल एम्पायर बहादुर डेथ, ठीक है। बहादुर के डेथ के समय में मुगल रूलर कौन था? ठीक है, सॉरी बाबर के डेथ में, ये कौन है? बाबर के डेथ के समय मुगल रूलर कौन था? ऑप्शंस हैं जलाल खान नुहानी, शेर खान या फिर बहार खान नुहानी, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है जलाल खान नुहानी। ये बहार खान नुहानी का बेटा है, ये बहार खान नुहानी का क्या है? ये बेटा है जलाल खान नुहाई। अब ये 1529 में था ना, 1529 में कौन सा बैटल हुआ था? बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है, बैटल ऑफ घाघरा। अफगान को किसने हराया था? अफगान को हराया था बाबर ने, अफगान को बाबर हराया था, ठीक है, बाबर ने हराया, ठीक है। अफगान को किसने हराया? बाबर ने हराया। तो ये, लेकिन ये जो नुहानी थे, जलाल खान नुहानी, ये जो इन लोगों की पावर अच्छी खासी थी, तो ये लोग मतलब कि क्या बोलते हैं, कुछ पार्ट्स में रूल कर रहे थे, इनको नहीं हरा पाए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कौन था? जलाल खान नुहानी, ठीक है। और 1529 में किसका बैटल ऑफ घाघरा हुआ था, जिसमें अफगान्स को बाबर ने हराया था। लेकिन ये जलाल खान नुहानी ये भी अफगान थे, इनको नहीं हरा पाया था, ठीक है। ये कुछ पार्ट में क्या बोलते हैं उसको, आपका रूल कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, हु वाज अवेयर द ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ दानापुर एट द टाइम ऑफ रेबेलियन ऑफ 1857, 1857 के रेबेलियन के समय पे कौन ब्रिटिश ऑफिसर थे दानापुर में? तो अब क्या ऑप्शन है? विलियम टेलर, जनरल लेयल और कैप्टन रात्रि या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है विलियम टेलर और ये, तो बोथ ए एंड बी आंसर हो जाएगा। क्यों? ये विलियम टेलर जो है ना, ये आपका क्या बोलते हैं, पटना में कमिश्नर थे, ठीक है। तो पटना और दानापुर लगभग एक ही जगह है, पटना, ठीक है, पटना। और जनरल लेयल ये थे दानापुर में, ठीक है। तो ये दोनों क्या बोलते हैं उसको, हो जाएगा आंसर बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, ए कांग्रेस डेलीगेशन फ्रॉम इंडिया वाज सेंट टू ब्रिटेन इन 1914, विच पर्सन ऑफ बिहार वाज अवेयर इंक्लूडेड इन इट। मतलब एक डेलीगेशन भेजा गया था कांग्रेस के द्वारा ब्रिटेन में 1914 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। तो बिहार से कौन कौन लोग थे इस डेलीगेशन में? ऑप्शंस है सचिनानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक या फिर मोर देन वन। तो सचिनानंद सिन्हा भी थे और मजहरुल हक भी थे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ दी एबव। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन साउथ बिहार कम्स अंडर विच क्लाइमेट जोन। साउथ बिहार कौन से क्लाइमेट जोन में होता है? CWG, AW या फिर CAW या फिर नन ऑफ दी एबव। तो ये आता है AW। ए का मतलब क्या होता है भाई? ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल। ए मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। और ये W का मतलब होता है ड्राई विंटर सीजन, विंटर सीजन, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये साउथ बिहार जो है वो AW में, और नॉर्थ, ये नॉर्थ बिहार, CWG क्या है? नॉर्थ बिहार। ये भी ध्यान रखना है कॉपेन क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, विच एरियाज ऑफ बिहार आर कवर्ड बाय बालसुंदरी सॉइल। पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर या फिर मोर देन वन ऑफ द। इन सभी लोकेशंस में बालसुंदरी सॉइल पाया जाता है। अब ये बताओ कि ये जो साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार की जो सॉइल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये नॉर्थ बिहार जो है, नॉर्थ बिहार में आपको कौन कौन सा सॉइल मिलेगा? ये मिलेगा पिडमाउंट, ठीक है, तराई सॉइल, ओल्ड एल्यूवियम और उसके बाद न्यू एल्यूवियम, ठीक है, न्यू एल्यूवियम। ये सारे आपके किस में? ये सारे मिलेंगे आपको नॉर्थ बिहार में, ठीक है। और ये साउथ बिहार में आपको क्या मिलेंगे? ये मिलेंगे ताल सॉइल, ठीक है। उसके बाद कगारी सॉइल, ठीक है, कराई केवल सॉइल, ठीक है, केवल सॉइल, रेड येलो सॉइल, ठीक है। ये सारा मिलेगा आपको साउथ बिहार में, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मैक्सिमम इरीगेशन इज डन थ्रू कैनल्स। तो ये सीधे है कि भाई ये रोहतास में सबसे ज़्यादा कैनल इरीगेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, द लेटीट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ बिहार इज 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ टू 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, या फिर 24 डिग्री 20 मिनट 12 सेकंड से 26 डिग्री 31 मिनट 17 सेकंड, 83 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड, या फिर 83 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट। तो इसका आंसर क्या? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से
27°31' नॉर्थ, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेटीट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है, लेटीट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, लेटीट्यूडनल। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द 7 निश्चय 2 लॉन्च्ड बाय बिहार गवर्नमेंट, 10, 2010, 17 या 18 या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या है? ये नन ऑफ द अबव। कब हुआ था ये 7 निश्चय 1? 2015 में आया था। अभी 7 निश्चय 2 जो है ये कब आया है? 2020 में, ये भी ध्यान रखना आपका। अगला क्वेश्चन है द हेड ऑफ द विलेज कोर्ट इज, विलेज के कोर्ट का हेड कौन होता है? मुखिया, पंचायत सचिव, सरपंच या फिर मोर देन। ये जो जस्टिस वाला काम कौन करता है? जस्टिस वाला काम कौन करता है? ये भाई सरपंच करता है ना, तो ये हो जाएगा आंसर सरपंच। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ बिहार, पहला मुस्लिम गवर्नर बिहार का कौन था? जाकिर हुसैन, यारकी दुबई, मोहम्मद शफी कुरैशी या नन ऑफ द। आंसर इसका जाकिर हुसैन। ये लोग भी बने हैं लेकिन इनके बाद बने हैं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जाकिर हुसैन, फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है। बिहार स्पेशल वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च, अब ये करंट अफेयर वाला पार्ट है। विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द क्लाइमेट मिशन टू बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी। तो ये कौन है? ये इंदौर है। सबसे स्विच मतलब क्लीनलीनेस सिटी भी कौन है? इंदौर ही। इंदौर भी अभी क्या बोलते हैं उसको, वाटर बॉडीज़ में आया है ना कि भाई ये क्या बोलते हैं, वेटलैंड में इंक्लूड किया गया। वेटलैंड सिटी कौन है? इंदौर। तो वेटलैंड के बारे में याद रखना, वेटलैंड सिटी भी कौन बना है? ये इंदौर ही बना है, ठीक है। उसके बाद ये क्लीनलीनेस सिटी भी कौन है? इंदौर ही है। अब अगली बात क्या होगी? क्लाइमेट मिशन टू बिकम वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी भी कौन है? ये इंदौर ही है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। और इसके तहत ये क्या सोचिए, इसका एम है ग्रीन हाउस गैस को कम करना, ग्रीन हाउस गैस का रिडक्शन यानी कम करना एम है। अभी 5 लाख जो है क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी लिटरेट पीपल, मतलब लोगों को लिटरेट करना है एनर्जी से रिलेटेड चीज़ों को लेकर। ये कितना है? 5 लाख लोगों को ये एनर्जी लिटरेट बनाएगा। तो ये इंदौर याद रखना। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दी गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम टू प्रिवेंट इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज़। ये पहली बात याद रखना है, इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज़ के लिए कौन सा स्कीम है? गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR, ठीक है। एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज़ एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसके लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम कौन लाया है? ये लाया है आपका कर्नाटका गवर्नमेंट, याद रखना है कौन? कर्नाटका गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फर्स्ट घड़ियाल सेंचुरी इन बिहार विल बी बिल्ट ऑन द गंडक रिवर इन मुजफ्फरपुर। दूसरा स्टेटमेंट है घड़ियाल इज इन द क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी ऑफ इन IUCN रेड लिस्ट। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये भैया पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो घड़ियाल सेंचुरी घड़ियाल, ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा सही है कि भाई इसका IUCN रेड लिस्ट में है, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है कैटेगरी में। ये गंडक रिवर पे तो है घड़ियाल, लेकिन ये मुजफ्फरपुर में नहीं है। ये कहाँ है? गोपालगंज। कहाँ है? गोपालगंज, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ओनली 2 करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में ये स्टेटमेंट्स आप बताएं। द 18th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 9 जनवरी इन भुवनेश्वर। 9 जनवरी को हमेशा हम लोग क्या करते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इस बार कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में हुआ। ये पहला सही है। ये 18th एडिशन था, ये भी ध्यान रखना है। 18वां लोकसभा इलेक्शन भी हुआ, 18वां एडिशन भी ये था, ये ध्यान रखना है। तो ये भुवनेश्वर में हुआ था। पिछली बार कहाँ हुआ था? पिछली बार इंदौर में हुआ था। 17 कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन इट वाज सेलिब्रेटेड एनुअली बट फ्रॉम 2015 इट वाज स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग बाय हर 2 साल पर। ये भी बात सही है कि 2015 के पहले, 2015 से पहले ये एनुअली सेलिब्रेट होता था, 2015 के बाद हर 2 साल पे होने लगा। द थीम ऑफ दिस ईयर वाज डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। ये भी बिल्कुल सही है कि भाई डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत इस बार का थीम था। अगला क्वेश्चन है अगला स्टेटमेंट है द चीफ गेस्ट ऑफ दिस टाइम वाज क्रिस्टाइन कार्ला कंगालू, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबागो। तो क्रिस्टाइन कार्ला कंगालू ये जो त्रिनिदाद एंड टोबागो के प्रेसिडेंट हैं, वो इस बार क्या थे? चीफ गेस्ट थे। ये भी बात सही है। तो यहाँ क्या बोला? करेक्ट स्टेटमेंट, तो सारे सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट पुडीमा डाका नियर विशाखापट्टनम। ये क्या है? पुडीमा डाका नियर विशाखापट्टनम। ये पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अगला जो स्टेटमेंट हो गया दिस प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब टू बी बिल्ट अंडर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये भी बिल्कुल सही है। पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत लाया जा रहा है। और नाम क्या है? पुडीमाका डाका। कैसा नाम है भाई? पुडीमाका डाका नियर विशाखापट्टनम। अगला स्टेटमेंट है 20 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विल बी डेवलप्ड इन दिस प्रोजेक्ट। बोल रहा है 20 गीगावाट का एनर्जी प्रोड्यूस किया जाएगा
इस प्रोजेक्ट में ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। 1500 टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड 7500 टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स लाइक मिथेनॉल ग्रीन यूरिया विल बी प्रोड्यूस। यानी 1500 ये भी सही स्टेटमेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन 1500 और 7500 टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या जाएगा 1 2 3 4। ये आप एडिटोरिया का जो बुक है ना उसको पढ़ेंगे तो इसमें सारा ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेवी कंडक्टेड विच एडिशन ऑफ कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 24 इन 20th एंड 21 नवंबर, ये चौथा था, ठीक है। ये ध्यान रखना 2024 है ना, 2024 ये लास्ट 4 है ना, ये ध्यान रखना, ये चौथा। अगला स्टेटमेंट है व्हेन इज द नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड। मैथमेटिक्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 दिसंबर, 22 दिसंबर, 15 जनवरी या 5 सितंबर। तो ये होता है 22 दिसंबर। क्या बर्थ एनिवर्सरी है? बर्थ एनिवर्सरी किसका? ये रामानुजन का। किसका है? रामानुजन का। ये क्या है? बर्थ एनिवर्सरी है। कब? 22 दिसंबर को, इसलिए इसको नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाती है। इस बार का थीम क्या था? आपको थीम ध्यान है, इस बार का थीम था आपका मैथमेटिक्स ब्रिज टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। क्या है? मैथमेटिक्स ब्रिज टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस, ठीक है, इसका थीम था, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में बताना है। दिस स्कीम वाज लॉन्च बाय इन 2015, मोदी जी के द्वारा हुआ था। क्या कहता है? 2015 में, 1 साल बाद 2014 में बने थे, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। द स्कीम हैज़ इम्प्रूव द सेक्स रेशियो एट बर्थ फ्रॉम 918 इन 2014-15 टू 930 इन 2023-24। ये भी सही है। 918 से अभी जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो बढ़कर कुछ कितना हो चुका है? 930। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर गर्ल्स एट दिस सेकेंडरी लेवल हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 75.51 टू 79.4%। ये भी स्टेटमेंट सही है। 75.51 से 79.4% बढ़ चुका है किसका? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अगला क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल इज द ओनली स्टेट दैट डोंट इम्प्लीमेंट। ये इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट नहीं किया, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या होगा? 1 2 3 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट डायबिटीज़ बायोबैंक जीन इस्टेब्लिश। डायबिटीज़ के लिए बायोबैंक जीन कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। आंसर क्या है इसका? चेन्नई। तो ये मान के ये सोचना कि चेन्नई के लोग बहुत, देखो हाईटेक सिटी है ना, वहाँ सारे लोग बैठे बैठे रहते हैं, इस तरह से ध्यान रखना है। वहाँ सारे लोग बैठे बैठे काम करते हैं ऑफिसों में, तो उन लोगों को डायबिटीज़ होने का खतरा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारा हाईटेक सिटी कौन सा है? वो वही है, चेन्नई है, ठीक है। तो IT सिटी है ना, IT सेक्टर में सबसे मतलब कि बेस्ट सिटी या सबसे एडवांस सिटी कौन है? आपका चेन्नई। तो इसलिए ध्यान रखना है वो चेन्नई आंसर होगा। बेंगलोर या फिर वहाँ से चेन्नई ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड देयर सरत सिस्टम, ठीक है। ये बोल रहा है कि इनक्वाइस INCOIS हैज़ अपग्रेडेड सरत सिस्टम टू सरत 2 टू इम्प्रूव मैरीटाइम रेस्क्यू ऑपरेशन। सरत 2, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द सरत सिस्टम ओरिजिनली लॉन्च इन 2016। ये भी सही स्टेटमेंट है, 2016 में लॉन्च किया। सरत प्रिडिक्ट्स द ड्रिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड पर्सन इन ओशियन बेस्ड ऑन विंड एंड करंट वेव्स। ये भी सही है। वो ओशियन में तो क्या होगा? उसी से होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 एंड 3। अब ये सरत का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल। सरत क्या है? सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल, ठीक है। सरत को क्या बोलते हैं? सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल। तो ये ध्यान रखना है कि ये 2016 में लाया गया था और इसको अभी अपग्रेड करके सरत 2 कर दिया गया है। सरत जो है वो प्रिडिक्ट करता है ड्रिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पर्सन इन ओशियन बेस्ड ऑन विंड करंट एंड वेव। विंड और करंट और वेव के को एनालिसिस करके सरत प्रिडिक्ट करता है ऑब्जेक्ट या पर्सन को, ठीक है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ होमी भाभा चेयर स्कीम? टू प्रोवाइड पेंशन टू रिटायर्ड साइंटिस्ट, टू प्रोवाइड रिकॉग्निशन एंड अपॉर्चुनिटीज टू आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट and engineers for research and development work, to recruit employees in the Department of Atomic Energy या to improve सेंसिटिव टेक्नोलॉजी। ये आंसर क्या है? टू प्रोवाइड रिकॉग्निशन एंड अपॉर्चुनिटी टू आउटस्टैंडिंग सर। देखो होमी भाभा चेयर मतलब क्या? चेयर में बैठाना है, बैठा के क्या देना है? सम्मान देना है। तो ये ऐसे करके ध्यान रखना है कि ये रिकॉग्निशन के लिए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वाटरवेज स्कीम? द स्कीम प्रमोट्स ओनली रोड ट्रांसपोर्ट, या ओनली है ना, ये तो गलत। इट एम्स टू प्रमोट फ्राइट मूवमेंट थ्रू आउट इनलैंड वाटरवेज। अगला है द स्कीम अप्लाइज ओनली टू एयरवेज। द स्कीम फोकसेस वाटरवे नंबर 3, नहीं ये 3 नहीं, ये बी सही होगा। और ये डी स्टेटमेंट में जो है ना, ये वाटरवे नंबर 1, वाटरवे नंबर
2 और वाटर वे नंबर 16। 1 क्या है, ये गंगा पर है, गंगा। 2 क्या है, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। और ये वाटर वे 16 जो है ये क्या है, बराक रिवर, ये है तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो ये तीनों ही वाटरवेज में हमें इसको अप्लाई करेगा, ठीक है, स्कीम को। और ये ओनली वाला तो हटा ही देना। अगला क्वेश्चन है द 22nd काग्यू मोनलम वॉज हेल्ड इन विच सिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये 22nd कागलू मोलियम जो हुआ है ये हुआ है अभी गयाची में। कहाँ हुआ है, गया जी में। अगला क्वेश्चन है, हुई इज द चेयरमैन ऑफ द 39 मेंबर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कंस्टिट्यूटेड फॉर वन कंट्री वन इलेक्शन। संजय झा, ये तो आरजेडी से है, इसको क्यों बनाएगा भाई, कमेटी का चेयरमैन बनाएगा कभी? और वो भी वन नेशन वन कंट्री वन इलेक्शन, जो कि पूरा विरोध कर रहा है कौन, अपोजिशन, ठीक है। संभावी चौधरी ये भी बीजेपी से नहीं है, संजय जायसवाल ये भी बीजेपी से नहीं है, ये पीपी चौधरी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप एलिमिनेट भी कर सकते थे अगर आप इन सबको जानते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज। पहला, इंडिया का पहला बॉर्डर सोलर विलेज कौन बन चुका है? मोढेरा, मसाली, धनेज या फिर धनरुआ। तो ये क्या है, ये है मसाली। ये मसाली कहाँ है, ये गुजरात में। तो मसाली कहाँ है, गुजरात में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डेट द नेशनल गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड एंड व्हाट इज़ द थीम। अब पहले गुड गवर्नेंस डे का बताइए, 25 दिसंबर होता है, किसके बर्थ एनिवर्सरी पे? ये अटल बिहारी जी वाजपेयी के बर्थ एनिवर्सरी में। तो 24 दिसंबर तो काट ही दो पहले, 24-26, अब ये 25 दिसंबर दो आंसर है। तो क्या है थीम, देखो थीम क्या है, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन थ्रू गुड गवर्नेंस एंड डिजिटलाइजेशन। और दूसरा है इंडियाज़ पाथ टू विकसित भारत एम्पावरिंग सिटीजन थ्रू गुड गवर्नेंस एंड डिजिटलाइजेशन। तो भैया इसमें आया है ना विकसित भारत, ध्यान रखना अभी जो भी थीम वगैरह आ रहा है सारा विकसित भारत विकसित भारत विकसित भारत, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 25 का सी। वैसे इसको याद भी रख लेना, इंडियाज़ पाथ टू विकसित भारत एम्पावरिंग सिटीजन्स थ्रू गुड गवर्नेंस एंड डिजिटलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजिंग द फेस्टिवल सीरीज कॉल्ड अमृत परंपरा इज़ द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो भाई ये फेस्टिवल वगैरह कौन कराएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, एजुकेशन वगैरह नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक इंडिजिनस मिसाइल रिसेंटली टेस्टेड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ ने अभी पहला हाइपरसोनिक इंडिजिनस मिसाइल को मतलब कि का टेस्ट करा, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नॉट करेक्ट मतलब गलत कौन सा है, तो ये इट कैन कैरी अ पेलोड टू ए डिस्टेंस ऑफ मोर देन 1500, बिल्कुल सही है। इट इज़ कैपेबल ऑफ फ्लाइंग एट ए स्पीड 5 टाइम्स लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड। नहीं भाई, लेस देन नहीं, ये मोर देन, ठीक है, 5 टाइम्स मोर देन। तो ये वाला हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर होगा, नॉट करेक्ट है ना, यही होगा। इट हैज़ बीन टेस्टेड एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा, ये बिल्कुल सही है बात। और इट इज़ इक्विप्ड विथ फीचर्स ऑफ क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल, ये भी सही है, ठीक है। तो ये 5 टाइम्स लेस नहीं बल्कि मोर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च बाय स्पेस एक्स फॉर इंडिया। GSAT-N1, GSAT-N2, फाल्कन 9 या स्टारलिंक। स्टारलिंक तो उसका स्पेस एक्स का है, ये तो गया। GSAT-N1 नहीं बल्कि GSAT-N2, ठीक है। और ये जो GSAT-N2 को है ये भेजा गया था नासा के फाल्कन 9 रॉकेट से, इस रॉकेट से भेजा गया था, ठीक है, इस रॉकेट से भेजा गया था। इसका वेट कितना है, 4700 kg, ठीक है। और इसका लाइफ टाइम कितना होगा, ये कितने टाइम तक रहेगा, ये रहेगा 14 साल का इसका लाइफ स्पेन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एलिमिनेशन ऑफ ऑनकोसिरसियासिस, यानी जिसको बोलते हैं रिवर ब्लाइंडनेस। रिवर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ये बनाना है। तो आप ऑप्शन आपकी स्टेटमेंट है, ऑन जनवरी 30, 2025 नाइजर बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट रिवर ब्लाइंडनेस एज पब्लिक हेल्थ थ्रेट। ये नाइजर है और इन्होंने किया है, ये बात सही है। दिस अचीवमेंट पुट्स नाइजर अमंग द फ्यू कंट्रीज वर्ल्ड वाइड टू दैट हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड द डिजीज इंक्लूडिंग कोलंबिया, इक्वाडोर, गुटेमाला एंड मैक्सिको। ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। अगला क्वेश्चन है, What is the name of the project related to $98 million loan agreement signed between central government and ADB Asian Development Bank? India's Green Plant Program, Building India's Clean Plant Program, Clean India Initiative और Agriculture Development Program। तो ये है Building India's Clean Plant Program, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये इसका जो इस अमाउंट का यूज़ कौन करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशंस वगैरह को लाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च $50 billion प्रोजेक्ट कॉल्ड मुकाब। मुकाब जो है $50 billion प्रोजेक्ट, ये कौन लॉन्च करा है, ये लॉन्च करा है सऊदी अरेबिया ने, ठीक है। ये कहाँ पे, रियाद जो है ना उसका सिटी, उसको डेवलप करेगा अर्बन लैंडस्केप को, ठीक है, ठीक है। ये रियाद के अर्बन लैंडस्केप को वो क्या बोलते हैं उसको रीशेप करेगा। अगला क्वेश्चन है, INS तरीनी सेल्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू न्यू जीलैंड ऑन 24 नवंबर 2024 फॉर सेलर्स
सागर परिक्रमा टू एक्सपेडिशन, ये बिल्कुल सही है। नेवी चीफ एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी फ्लैग्ड आई एन एस तराइनी फ्रॉम गोवा, ये भी सही है। और अग्नि अग्नि योद्धा 2024, ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड सिंगापुर के बीच में होता है कौन सा, अग्नि योद्धा, ठीक है, अग्नि योद्धा। और वॉज कंडक्टेड एट दियोलाली, महाराष्ट्र। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट क्या है, एक मिनट, ये भी सही है, ठीक है। और अग्नि योद्धा वाज दी 13th एडिशन, क्या बोल रहा है, ये अग्नि योद्धा वाज दी 13th एडिशन, तो ये 13वां एडिशन था, ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जापान क्योटो यूनिवर्सिटी एंड सुमितोमो फॉरेस्ट्री हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट वुड सैटेलाइट, दुनिया का सबसे पहला वुड सैटेलाइट कौन सा है, लिंगोसैट, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये जापान का, ये दोनों यूनिवर्सिटी ने मिलकर, ये सही है। रिसेंटली इंडिया एंड अल्जीरिया साइंड एन एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन बायलैटरल डिफेंस, बिल्कुल नॉर्मल स्टेटमेंट है, सही है। चाइना हैज़ अनवील्ड दी चानके मेगा पोर्ट इन पेरू विच विल बी द फर्स्ट ग्रीन एंड स्मार्ट पोर्ट इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये चिले क्या है, पेरू क्या है, साउथ अमेरिका, अभी देख रहे थे हम लोग पीछे। और ये चेंके मेगा पोर्ट है ना, ये बनाया है पेरू में, और जो कि फर्स्ट ग्रीन और स्मार्ट पोर्ट है साउथ अमेरिका में, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑन जनवरी 21, 2025 इंडिया अचीव्ड स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन बाई बिकमिंग एन ऑब्जर्वर कंट्री इन विच प्रोग्राम, यूरोफाइटर प्रोग्राम, यूरोड्रोन, राफेल तेजस, ये राफेल तेजस तो हमारा ये अपना ही है, तो ये सब तो होगा नहीं, यूरोफाइटर प्रोग्राम या फिर यूरोड्रोन। आजकल ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग खूब मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, तो आंसर याद रखना है यूरोड्रोन प्रोग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV, इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 2001, ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, ठीक है। और हमें क्या बोलना है, नॉट करेक्ट निकालना है, ठीक है ना। अगला स्टेटमेंट है, ये सही है, ठीक है। ये अगला स्टेटमेंट है, इट मेनली अफेक्ट्स चिल्ड्रेन, द एल्डरली एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स, सही बात है, जिसका इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, एल्डरली पीपल होते हैं, इनको भी इस पर ज़्यादा इफेक्ट करता है। इट्स कॉमन सिम्टम्स इज इंक्लूड कफ, फीवर, रनिंग नोज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये भी सही है। करंटली देयर इज़ नो स्पेसिफिक एंटीवायरल, ये ऐसी बात नहीं है, ये है, ठीक है। अभी ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी जो है ना बेंगलोर वगैरह में ये कई केसेस देखने को मिले थे, इसलिए न्यूज़ में था, इसलिए आंसर ये क्वेश्चन बन गया, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द IIT मद्रास इन कोलैबोरेशन विथ इंडियन रेलवेज लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक ऑन इट्स कैंपस। अब बताओ IIT मद्रास का कैंपस कहाँ होगा भाई, IIT मद्रास का कैंपस कहाँ होगा, चेन्नई में होगा, बात खत्म। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द ट्राई सर्विस ज्वाइंट एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार हेल्ड, पूर्वी प्रहार कहाँ हुआ, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में अभी बहुत कुछ ये है, तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना जो है बहुत नज़र गड़ाए बैठा है, तो हम लोग वहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दी पंतसीर वेरिएंट एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड रसिया, ठीक है। तो अब देखो, द पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम इज इंटेंडेड ओनली टू प्रोटेक्ट इंडस्ट्रियल, ये ओनली वाली बात है ना, इसको ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट से काट सकते हो। अगर कॉपरेशन बिटवीन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड रोबोसॉर्न एक्सपोर्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड, ये हो सकता है। द पंतसीर एयर डिफेंस इज ओनली मीन फॉर स्ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज, अरे डिफेंस सिस्टम लेंगे तो ओनली क्यों होगा भाई, जहाँ हमको जरूरत होगी वहाँ लगाएंगे। द एग्रीमेंट फोकसेस ओनली ऑन स्ट्रेंथनिंग एयर डिफेंस यूनिट, ये भी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कॉपरेशन बिटवीन भारत डायनेमिक्स एंड रॉबinson एक्सपोर्ट हैज़ बीन अप्रूव, ठीक है। ये अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम लेंगे तो वो कहीं पे भी हम लगाएंगे ना, जहाँ हमको ज़रूरत होगी वहाँ लगाएंगे ना, ओनली में क्या मतलब। अगला, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज बिमटेक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड विच ब्लॉकचेन पावर डिजिटल करेंसी टू सिक्योर इफिशिएंट ट्रांजेक्शन ऑन इट्स कैंपसेस। अब बिमटेक है, बिरला इंस्टीट्यूट, तो क्या होगा, IIT कॉइन तो निकालेगा नहीं, टेक कॉइन क्या है, ब्लॉक कॉइन क्या है, बिम कॉइन, बिमटेक बिम कॉइन, सिंपल। अगला क्वेश्चन है हाँ, अब ये क्वेश्चन है आपका एप्टीट्यूड से, तो ये आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप लगाएंगे, तो ये हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा ग्रैंड मदर, आप निकालेंगे, ग्रैंड मदर आंसर होगा। इसका आंसर जब आप निकालेंगे तो ये आंसर हो जाएगा क्या, 3 हो जाएगा। देखो इसमें क्या है ना, 6 × 5 कितना होगा, 30, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड करो, डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 10, तो ये आंसर क्या, यहाँ पे 10 आया। उसी तरह 18 × 3 करो तो कितना होगा, 54, और इसको डिवाइड करो यहाँ पे, ये सॉरी इससे 2 से, कितना होगा 27, तो इस तरह से निकल जाएगा 3, ठीक है। और इसका आप निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा KM 570। ये 6 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है, अगला क्या होगा, ये 24 का स्क्वायर होगा, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी ये आप देख लेना, बहुत आसान है।
राजू इधर उधर चलता है, पता नहीं घूमता फिरता रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 130 मीटर साउथ। इसमें देखो ये यहाँ जो है ये डिवाइडेड बाई 11 है, यानी 11 दूना 22 है ना, 11 तिया 33, 11 चौक 44। इसी तरह 9 दूना 18, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। तो अब यहाँ ऐसा क्या होगा कि 4 मतलब ये इसका जो 4 4 टाइम्स किसका 4 टाइम्स x इंटू 4 इज इक्वल टू 72 कर दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। और इस घर में क्या आ रहा है, दोगुना वाला आ रहा है, ये 2 है ना, 11 दूना 22, तो यहाँ पे क्या 18 दूना 36। अगला क्वेश्चन है ये आपको सेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। आप क्या करेंगे RT XY SXYZ ये रिपीट करेगा 2 बार, ठीक है। RT XY SXYZ इसका दशा मैंने ये पहले आप जो 2 केस दिया है LCM प्लस HCF इक्वल टू कितना दिया है, दशा मैंने डिफरेंस ना 512, फिर LCM प्लस ये प्लस नहीं बल्कि ये क्या होगा माइनस, ये क्या है माइनस HCF इक्वल टू कितना दिया 496। इसको 496 इन दोनों को सॉल्व करेंगे, LCM HCF निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF करेंगे, आ जाएगा आंसर। और ये आंसर आएगा आपका 1 मिनट, ये आंसर आएगा आपका कितना 56। ये पेन पून बेचा है पता नहीं कैसे कैसे, ठीक है। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे, मतलब आसान है, एक बार सॉल्व करना, आंसर आएगा 400, ठीक है। और ये है AD, इसका आप ये बता रहा भाई है बच्चा है, सब आप निकालेंगे तो ये फाइनली आंसर आएगा ग्रैंड डाउटर। और ये बैट्समैन है, इतना इनिंग में इतना बनाता है, तो आप ये बोल रहा है कि 12 इनिंग में सर्टेन एवरेज है, 12 इनिंग में 13वां इनिंग में बनाता है तो 96 रन बनाता है, और उसका एवरेज इंक्रीज बाय 5 रन। तो मान के चलो कि ये टोटल 12 मैच में कितना होगा, टोटल रन 12 इंटू एक्स, एवरेज एक्स मान लेना, टोटल 13 मैच में कितना हो जाएगा इसका 13 इंटू एक्स प्लस 5 बोला है ना कि 5 बार जाता है। अब इन दोनों का डिफरेंस कर देना, इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर कर देना, ये 13 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 12x का डिफरेंस कर देना किससे 96, यहाँ से x आ जाएगा और x आ जाएगा तो x प्लस 5 निकालना, ये आएगा 36, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा जो एडुटोरिया का टेस्ट हुआ है उसका डिस्कशन। होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट विथ आवर नेक्स्ट सेशन in 4th एडुटोरिया टेस्ट।